सुन पा रहे हैं आप? जी जी बोलिए। पता नहीं। हेलो सिस्टर जी। बोलिए। हाँ, वो अभी जो आपने वीडियो भेजी थी वो मैंने देखी थी, तो उसमें एक वर्ड आ रहा था देलवी, तो उसका मीनिंग क्या होगा? वो जो दिल्ली के आसपास का जो शब्द है ना, कि जो दिल्ली के आसपास, वो उर्दू हाँ। मुस्लिम लोग देलवी देलवी कहते थे, दिल्ली। अच्छा, दिल्ली। हाँ, तो वही तो शब्द उसमें दिल्ली देलवी। में रहने वाले, दिल्ली के आसपास रहने वाले दिल्ली देलवी कहना है। अच्छा अच्छा। बिल्कुल। और पता है जो आपने भी देखी होगी ना वीडियो, तो वैसे पता है जो हम लोग उस दिन पढ़ रहे थे ना, ये वाली लाइन अमीर खुसरो जी की, कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने रेन वही सब देश। तो ये अमीर खुसरो जी ने बोली दोहा, मतलब बनाया, मतलब बोला था उस टाइम पर, जब उनके शासनकाल में, निजामुद्दीन के शासनकाल में, जब उनकी मृत्यु हुई थी। तो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ, ठीक है? मैं सुन ही नहीं पाया आप क्या बोली। ठीक है ठीक है, हम बाद में बात कर लेंगे, कोई नहीं, आने दीजिए सबको। जी जी आकांक्षा जी, आप सही कह रहे हो। मतलब उस समय पर जो है दिल्ली का विकास, जो विकास हुआ था ना, वो हमारे दिल्ली से ही हुआ था। अच्छा। अमीर खुसरो जी ने, मतलब और भी हैं। हाँ, मैं बताऊंगी। मैंने देखी है वीडियो, मैं ज्यादा नहीं देख पाई, जितना समझ पाई उतना लिखा है। अब सबको जुड़ने दीजिए, मैं थोड़ा सा समझा दूंगी, फिर हम लोग आगे बुक में से देखकर पढ़ेंगे, ठीक? जी बिल्कुल रजनी जी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या सभी को। आप लोग के जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। शुभ संध्या। वो तो छुट्टी मना ली है ना। हाँ जी। अरे तरन्नुम जी, आपसे एक बात बोलनी थी। कुछ लोग कह रहे थे कि छठ पूजा हेलो, छुट्टी रख दें। कुछ लोग कह रहे थे कि छठ पूजा तक छुट्टी रख दें। ये तो बड़ा तकलीफ हो जाता है। वो तो फिर बहुत ज्यादा हो जाता। हाँ, एक दिन की कर देना बस, छठ पूजा की। वही करेंगे, क्योंकि उस दिन चलो उनकी पूजा होगी तो वो नहीं कर पाएंगे। छठ पूजा जो करते हैं वो छठ पूजा की ही कर देना ना खाली। एक सब्जेक्ट भी होने से ना, कम से कम एक सब्जेक्ट पढ़ते रहते हैं, और दोनों सब्जेक्ट खत्म हो जाने से एक भी नहीं पढ़ पाते हैं ना। तनु जी, हेलो। जी हाँ, फरमाइए। मोहतरमा जी, आपसे एक चीज पूछनी थी मुझे। बोलिए। मैं ये कह रही थी, आपने मुझे जो उर्दू कविता का विषय दिया था लिखने के लिए, मैंने बुक में देखा, बुक में भी नहीं मिला, और जब मैंने उसे गूगल पे डाला तो पता है क्या आ रहा? टूटे दिल की शायरी आ रही थी उस पर। तो क्या लिखी? तुम लोग अपने अपने चूज किए थे, मैं थोड़ी ना दी थी। तुम लोग अपना अपना पसंद किए थे ना। आप ही तो बोले थे मेरे को कि आप, मैं ये कर रही हूँ, आप उर्दू कविता कर लीजिए। चलो ठीक है, मैं देखती हूँ। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। मैं देखती हूँ, जो सही मिलेगा मैं वो कर दूँगी, ठीक? मेरा बहुत सारा टाइम उसी को ढूंढने में लग गया। वैसे इसमें और बुक में थोड़ा सा चेंज है, जो गूगल पे है और बुक में है, थोड़ा सा चेंज है।
वो देखा जाए तो जो गूगल वाला है वो पढ़ना इजी है, बुक वाला थोड़ा सा समझना मुश्किल लग रहा है। और ये जो वीडियो था ना वो स्नातक के लिए था, जो +3 में लोग हिंदी ऑनर्स में पढ़े हैं, नैना जी, सिद्धार्थ जी लोग हिंदी ऑनर्स में पढ़े हैं। अच्छा, चलो शुरुआत कीजिए, किसने करनी? अच्छा तरन्नुम जी, हेलो, मैं थोड़ा कुछ लिखी हूँ परिचय में उर्दू साहित्य के विषय पर, जो हमारा होने पर 24वीं इकाई। थोड़ा सा स्टार्टिंग में मैं थोड़ा आप सबको पढ़ के सुना दूँगी, समझ लोगे तो थोड़ा हम आगे स्टार्ट कर देंगे, ठीक? हेलो, हाँ बोलिए। जी बोलिए। हाँ, मैं ये कह रही थी, मैंने आपने जो वीडियो भेजा था सिद्धार्थ जी, तो वो वीडियो मैंने देखा, उसमें से जो जो कुछ चीज़ें मैं समझ पाई, जितना समय था, तो उसमें से मैंने कुछ लिखा है, ठीक? वो परिचय के विषय में थोड़ा आप लोग समझ लो क्या था क्या नहीं था उसमें। तो स्टार्टिंग में मैं ठीक है, जी जी। रजनी जी, जो आपने पढ़ा है उसको आप साझा करें, फिर उसके बाद हम बुक से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कर दूं फिर मैं? हाँ हाँ, 8 आदमी हैं। जी जी, ठीक है। और वैसे भी आधे लोग छठ पूजा हाँ। में व्यस्त हैं, तो ठीक। कोई बात नहीं। हाँ। उर्दू भाषा की जो लिपि है, जैसे हम उर्दू में दस्तलेख भी बोलते हैं, उसकी लिपि है फारसी, ठीक? अरबी, तुर्की, फारसी, इनके शब्द 75% उर्दू भाषा में पाए जाते हैं, और जो 25% जो शब्द पाए जाते हैं वो है हमारे संस्कृत, ब्रज, अवधी, पंजाबी इत्यादि, इसके शब्द हमें उर्दू भाषा में मिलते हैं। उर्दू भाषा की उत्पत्ति और इसका विकास भारत में हुआ है, लेकिन दूसरी बात यह भी एक कही जाती है कि मुस्लिम लोग के प्रयोग से ही बनती है। ये जो उर्दू भाषा है, जो इसका विकास हुआ था मुस्लिम लोगों के उससे ही हुआ था। जो 13वीं 14वीं सदी तक आते आते एक ऐसी भाषा जिसे सब समझ सकें, तुर्की भी, तुर्की के लोग भी, अफगानी भी, ईरानी भी, नॉर्थ इंडिया भी, साउथ इंडियन भी, ठीक? तो उन्हें ऐसी भाषा जो थी वो थी हिंदी, जो कि हिंदुस्तानी की भाषा भी उसे कहा गया था। पहले हिंदी भी बोलते थे, हिंदी को। तो इसमें जो सबसे बड़ा नाम मिलता है, जो उर्दू भाषा को जो सबसे ज़्यादा प्रयोग ये भाषा है, अफगानी, ईरानी, सबका प्रयोग करने का जो सबसे बड़ा नाम जो मिलता है हमें फारसी भाषा का प्रयोग करने का, वो है अमीर खुसरो का। जो क्या कहते हैं, अमीर भी थे, फ़कीर भी थे, शायर भी थे, ठीक? उनका एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है, जो कि निजामुद्दीन के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी मृत्यु के समय उन्होंने लिखा था कि गोरी सोही सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरो घर आपने सांझ भई चौदेश। आकांक्षा जी इस दोहे के बारे में बात कर रही थी, ठीक? ये आम आदमी की भाषा है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। ना ही हम कह सकते हैं इसमें उर्दू भाषा का है, ना ही इसमें उर्दू भाषा का प्रयोग किया गया, ना ही इसमें फारसी भाषा का प्रयोग किया गया। इसमें हम ये नहीं कह सकते, ठीक? महमूद शिरानी
ये भी एक लेखक थे जो कुमाऊं प्रवृत्ति के इंसान थे। उन्होंने उन्होंने वो मानते हैं कि जो पंजाब में उर्दू भाषा का विकास ज़्यादा हुआ। पहले तो वो ऐसा कहा करते थे, जब वह मोहनजोदड़ो गए, हड़प्पा गए, वहाँ रहे, वहाँ की भाषा को समझा, तो उन्हें लगा कि दिल्ली में जो गंगा जमुना की जो जगह है वो बहुत खूबसूरत है। ठीक, उनको अच्छी लगी। तो दिल्ली हमेशा से ही दौलतमंद रही है। मुस्लिम शासक जब दिल्ली में आए थे तो दिल्ली में खड़ी बोली का असर ज़्यादा था। पंजाब भी दिल्ली के बॉर्डर पर ही था, तो पंजाबी का भी जो असर उस समय था, हरियाणा भाषा का भी असर दिल्ली में था। तो महमूद शिरानी का मानना यह है कि जो उर्दू भाषा का जो विकास है वह दिल्ली में ही हुआ है, और उसके जो चारों ओर जो इलाके हैं, जैसे कि हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, हालांकि खड़ी बोली का भी इलाका इनमें है। मतलब इस समय खड़ी बोली का भी जो है वो दिल्ली में मिलता था। दिल्ली में सबसे ज़्यादा खड़ी बोली का पहले प्रयोग होता था। तो फिर दक्षिण को दक्कन भी बोलते हैं। दक्षिण में तो लोग बाद में पहुँचे। दक्कनी उर्दू है, बोली और शब्दावली की हद तक काफ़ी अलग मानी जाती है। जो दक्कनी भाषा उर्दू भाषा है वो काफ़ी इस उर्दू भाषा से, जो फारसी लिपि वाली उर्दू भाषा है, इससे काफ़ी अलग मानी जाती है। और जो सबसे बड़ी बात जो ये है, वो उर्दू भाषा का जो सबसे बड़ा केंद्र रहा है वह दिल्ली है, और उसके आसपास के इलाके रहे हैं। ये बात जो है किसने निर्धारित किया है? ने इसको अपने एक्सपीरियंस से वो रहे, जगह जगह जो रहे उन्होंने एब्सॉर्ब किया। उन्होंने ये बात जाहिर की कि जो उर्दू भाषा का जो विकास है वो हुआ है दिल्ली में, और उसके आसपास के जो इलाके हैं सबसे ज़्यादा विकास दिल्ली से ही हुआ है उर्दू भाषा का। जी मेरा इतना ही था, मैं लाई थी लिखकर। अच्छा तरन्नुम जी। हाँ जी बोलिए। एक चीज से, ये निजामुद्दीन कौन थे? निजामुद्दीन मज़ार है ना, एक बाबा थे, निजामुद्दीन औलिया का मज़ार है, उनके अंडर में रहते थे। ये अजमेर वाला, ये मुगल शासक रहे थे। ये निजामुद्दीन औलिया शासक नहीं है, वो धर्म प्रचारक है। निजामुद्दीन सॉरी मतलब निजामुद्दीन औलिया थे। दिल्ली में उनका मज़ार है ना बहुत बड़ा। अच्छा हाँ वो तो देखिए, रेलवे स्टेशन भी है। हाँ नहीं, अजमेर में तो ख्वाजा गरीब नवाज का है। अच्छा। वो दिल्ली में है। पहले निजामुद्दीन औलिया के पास जाते हैं, उसके बाद फिर अजमेर शरीफ जाते हैं। अच्छा। मैं लिखी थी बुक से, नेट से मिला के बोलूं? हाँ बोलिए। पहले उर्दू भाषा की उत्पत्ति तुर्की भाषा की। तरन्नुम जी। जी हाँ बोलिए। बोल रहे हैं कि अभी रजनी जी बोल रही थी, क्या उनका कंप्लीट हो गया है? जी हो गया। अच्छा हाँ तब ठीक है, तब मैम बोलिए मैम। उर्दू भाषा की उत्पत्ति तुर्की भाषा से हुई है, जिसका मतलब है छावनी या शाही पड़ाव। उर्दू भाषा में भारतीय भाषा है, भारतीय भाषा प्लस फारसी भाषा प्लस अरबी प्लस तुर्की। उर्दू में 85% भारतीय भाषा है, 15% फारसी, अरबी, तुर्की भाषा है। भारतीय भाषा में कौन कौन सा है? संस्कृत, पंजाबी, ब्रज, खड़ी बोली, भोजपुरी, अवधी, ये सब भाषा है। उर्दू का विकास मध्य युग में उत्तरी भारत में हुआ। इसमें उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब सम्मिलित है। उर्दू की उत्पत्ति और विकास भारत में हुई 7वीं 8वीं सदी में। मुगल सिंध आए। ये 7वीं 8वीं सदी याद रखिएगा। 7वीं 8वीं सदी में मुगल सिंध आए। सिंधी आज भी अरबी लिपि में लिखी जाती है। आज भी हम लोग सिंधी को अरबी लिपि में लिखते हैं। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार में आज भी उर्दू की शब्दावली दिखाई देती है। 11वीं 12वीं शताब्दी में मोहम्मद तुगलक भारत आए। ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की, मध्य एशिया, इनकी भाषा अलग अलग थी, परंतु इन्हें शासन करने के लिए हिंदुस्तान भाषा चाहिए था। इसलिए यहाँ हिंदुस्तान में क्या क्या भाषा थी? खड़ी बोली, अवधी, पंजाबी, भोजपुरी, ये सब चल रही थी। और राजभाषा संस्कृत थी, परंतु आम आदमी से संस्कृत को आम आदमी नहीं समझ पाते थे। तो ऐसे भाषा निकालना होगा जिसे अफगानिस्तानी, ईरानी, तुर्की, अरब और हिंदुस्तानी सब समझ पाए।
ये सोचे। तो इसीलिए सब भाषा को निकाल के ऐसी भाषा जिसे अफगानिस्तानी, ईरानी, तुर्की, अरब, हिंदुस्तानी सब समझ सके, ऐसी भाषा विकसित होना चाहिए जिसे हम हिंदवी या हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। हिंदवी कभी कभी आएगा तो ये भी लिख सकते हैं। हिंदवी मतलब हिंदुस्तानी भाषा, सब मिला के बनाया गया है। तो अमीर खुसरो कौन थे? अमीर खुसरो आमिर थे, फकीर थे, शायर थे, गायक थे, कवि थे और संगीतज्ञ थे। हजरत निजामुद्दीन औलिया के भक्त थे। उनके मृत्यु में वो अभी जो बताई, अमीर खुसरो ने कहा, गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई सब देश। जब निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु हो जाती है तब अमीर खुसरो बोलते हैं, गोरी सोए सेज पर, मतलब अमीर खुसरो की तो मृत्यु हो गई है, मुख पर डारे केस डाल के सो गए हैं, चल खुसरो अमीर खुसरो चल अपना घर चल। रैन मतलब रात हो गई है, चल अपना घर चल, अपना देश चल बोलते हैं। अमीर खुसरो का पूरा नाम था अब्दुल हसन यमीउद्दीन अमीर खुसरो। उनका जीवन काल था 1253 से 1325। कितना था? 1253 से 1325। उत्तर प्रदेश में वे उत्तर प्रदेश के पटियाला में वो जन्म ग्रहण किए थे और 7 बादशाहों का दरबार उन्होंने देखा था। अमीर खुसरो ने 7 बादशाहों का दरबार देखा था। वो क्या क्या लिखे? कव्वाली, गजल, ख्याल, तराना, रुबई। 7 वर्ष में उनका पिता का मृत्यु हो गई। अमीर खुसरो की रचना क्या क्या है? खलिक बारी, नजराना हिंद, हालत कन्हैया। भक्ति परक रचना है हालत कन्हैया। 3 है क्या क्या? खलिक बारी, नजराना हिंद, हालत कन्हैया। सूफी कबीर देश के विभिन्न स्थानों में घूम घूम कर अपने विचारों को प्रचार करते थे। अमीर खुसरो उसको हिंदवी या जबानी दहलवी कहा था। जब कविता इस भाषा में लिखा गया तो रेखता मतलब क्या होता है? मिली जुली भाषा को रेखता बोलते हैं। जब कविता इस भाषा में लिखा गया, हिंदवी भाषा में जब कविता लिखा गया तो उसे रेखता कहा गया। बाद में इसे जुबानी उर्दू मोहल्ला या उसको शॉर्ट में उर्दू, पहले उर्दू मोहल्ला बोला जाता था, बाद में उसे उर्दू कहा जाने लगा। इसे क्या कहे? यूरोपीय लेखकों ने इसे हिंदुस्तानी कहा। इस भाषा को यूरोपीय लेखकों ने हिंदुस्तानी कहा। अंग्रेज ने इसे मूस कहा। मिर्जा गालिब का इसका 1797 से 1869 था उनका ये जीवनी। शुरुआती रचनाकार कौन थे? 1166 में लाहौर के ख्वाजा मसऊद साद सुलेमान वो जेल काव्य लिखे। उर्दू हिंदी के ये प्रथम काव्य। ये वाला तो उस दिन भी बताई थी। ख्वाजा मसऊद साद सुलेमान जेल काव्य लिखे। ये उर्दू हिंदी के प्रथम काव्य है। उर्दू हिंदी के कवि कौन कौन है? बाबा फरीद शकरगंज, उनकी मृत्यु 1262 ईस्वी में हुई। शेख हमीउद्दीन नगौरी, उनकी मृत्यु 1274 ईस्वी में हुई। शेख रफीउद्दीन अबू अली कलंदर, इनकी मृत्यु 1323 में हुई। शेख अब्दुल हक, इनकी मृत्यु 1333 में हुई। सैयद गैसू दरज, इनकी मृत्यु 1421 में हुई। सैयद मोहम्मद जौनपुरी, मृत्यु 1504। शेख बहाउद्दीन बाजन, इनकी मृत्यु 1606 में हुई। ये लोग उर्दू हिंदी के कवि हैं। अमीर खुसरो, हाँ बोलिए। देखिए 1506 है शायद मेरे पास ही। 1506, हाँ, बहाउद्दीन बाउन जी शेख बहाउद्दीन बाजन की मृत्यु 1506 ईस्वी में हुई। ये सब उर्दू हिंदी के कवि हैं। अमीर खुसरो और गैस दराज प्रारंभिक उर्दू साहित्य के महत्वपूर्ण शायर थे। शायर मतलब कवि। कौन कौन? अमीर खुसरो और गैसू दराज, ये प्रारंभिक उर्दू साहित्य के महत्वपूर्ण कवि थे। अमीर खुसरो हिंदी रचनाएं कुछ अंश दिल्ली की खड़ी बोली होने के कारण उर्दू कहा जाता है। गैसू दराज की रचनाएं कौन कौन सी है? चक्की नामा और मेरज नामा। गैसू दराज की रचनाएं हैं चक्की नामा और मेरज नामा। गैसू दराज दिल्ली निवासी थे, परंतु उनका ज्यादा समय दक्षिण में बीता। उनकी मृत्यु भी दक्षिण में हुई। इसी कारण
उनकी भाषा दक्षिणी उर्दू कहा जाता है। किसकी? गैसू दराजू की भाषा को दक्षिणी उर्दू कहा जाता है। उर्दू दिल्ली के आसपास की भाषा है, परंतु सेनाओं, सूफी फकीरों, सरकारी कर्मचारियों, व्यापारियों द्वारा फैली और उचित वातावरण पाकर यह बढ़ी। नाजिर अकबर आबादी का भी शॉर्ट क्वेश्चन आया है जून 2006 में। चैट बॉक्स में लिख दीजिए नाजिर अकबर आबादी जून 2006। इनका कार्यकाल था 1735 से 1830। नाजिर अकबर आबादी का जन्म हुआ था 1735 में आगरा में, उत्तर प्रदेश, भारत में। उनका निधन हुआ था 1830 में। हो गया तरन्नुम जी? और नाजिर अकबर आबादी का लिखिए। इनका जीवनी है 1735 से 1830। नाजिर अकबर आबादी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। उनका असली नाम था वली मोहम्मद। उनको नज्म का पिता बोला जाता है, नाजिर अकबर आबादी को। वो कौन कौन सा लिखे हैं? आशिकों की भंग, उनका रचना का नाम है आशिकों की भंग, आशिकों की सब्जी, इश्क की मस्ती, कलजुग, दुनिया भी क्या तमाशा है, खुदा की बातें खुदा ही जाने, खुदा की दी हुई नेमतें। पहले की थोड़ी हेलो तरन्नुम, बोलिए। इससे पहले की दो पंक्ति आप रिपीट करिए, दोहरा दीजिए इससे पहले की दो पंक्ति, क्योंकि आवाज आपका थोड़ा कट गया था। अच्छा, नाजिर अकबर आबादी का जीवन काल है 1735 से 1830। उनका जन्म हुआ था 1735 आगरा में, उत्तर प्रदेश, भारत में उनका जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु हुई थी, उनका जन्म हुआ था 1830 में। नाजिर अकबर आबादी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। उनका असली नाम था वली मोहम्मद। उनको नज्म के पिता बोल के जाना जाता है, नज्म के पिता। उनका नज्में थे, उनका रचनाएं हैं आशिकों की भंग, आशिकों की सब्जी, इश्क की मस्ती, कलजुग, दुनिया भी क्या तमाशा है, खुदा की बातें खुदा ही जाने, खुदा की दी हुई नेमतें, होली के बहार, होली के पिचकारी, दिवाली, ईद उल फित्र, बचपन, आदमी नामा, बंजारा नामा, तरबूज, शबे बारात, शबे मेराज, ये सब नाजिर अकबर आबादी की रचनाएं हैं। नाजिर अकबर आबादी आम लोगों के कवि हैं। उन्होंने आम जीवन, त्योहारों, फलों, सब्जियों आदि विषयों पर रचना किए हैं। धर्मनिरपेक्षता के ज्वलंत उदाहरण है नाजिर अकबर आबादी। वे लगभग 2 लाख कविताएं लिखी हैं, परंतु उनकी 600 रचनाएं और गजल है उसमें। 2 लाख रचना उन्हें कविता लिखी, उसमें 600 रचना और 600 गजल हमें प्राप्त हुई है। नाजिर अकबर आबादी काव्य रूप विषय के अनुसार शैली का चुनाव करते थे। जिस तरह हम वो काव्य लिखते थे उसी तरह शैली का चुनाव करते थे। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है उनका विषय वर्तमान समाज का था। नाजिर अकबर आबादी का विषय वर्तमान समाज में जो चल रहा है उसी के विषय में लिखते थे। तीसरा बिंदु है वे अपने युग के मेलों, ठेलों, समाज, पूज्य व्यक्तित्व, धर्म, समाज को अपने काव्य का विषय बनाया। ब्रज में, और चौथा बिंदु है ब्रज में होली खेलने के बाद, होली खेलने का शौक आगरे में पुराने मोहल्ले के कनक में उड़ाने की आदत सामाजिक मिलनसारी को अपने काव्य का विषय बनाया। पांचवा बिंदु है उन्हें धार्मिक सहिष्णुता के पुजारी आदर्श व्यक्तित्व का खिताब मिला है। क्या मिला? धार्मिक सहिष्णुता के पुजारी आदर्श व्यक्तित्व के खिताब। आवाज आ रही है? जी जी, हेलो। उन्हें पुराण कंठस्थ थे तो रामायण महाभारत भी उन्हें याद थे।
वे स्वच्छंद अनुभूति और मानवतावादी व्यक्ति थे। क्रमशः मुगल राजा धीरे धीरे करके मुगल का राज चला, धीरे धीरे करके फिर उन लोग दुर्बल हो गए, मुगल का राजा लोग। तो नादिर शाह दिल्ली को लूटा, नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा। इस समय कवियों में खाने आजू हातिम 1772, यकरन, नाजी, मजमून, तांबा, पूंगा, मजहर, जानो जाना, हायज आदि उर्दू साहित्य में ऊंचा स्थान रखते थे। दिल्ली में गजल का बोलबाला हुआ। यहाँ की प्रगतिशील भाषा हृदय के सूक्ष्म भावों को प्रकट करने के लिए दक्षिण भाषा की अपेक्षा ज्यादा समर्थ थी। इस समय श्रृंगार रस और भक्ति रस का प्रमुख स्थान था। इस समय श्रृंगार रस और भक्ति रस चला हुआ था। 18वीं सदी का समाप्त होते ही नई नई शक्तियां ने सर उठाया। दिल्ली में उर्दू कविता और साहित्य के राज दरबार का आश्रम लेना पड़ा। मुगल बादशाह शाह आलम, जिनका जीवन काल है 1759 से 1806, शाह आलम स्वयं कविता लिखते थे और कवियों को भी आश्रय देते थे। शाह आलम खुद कविता भी लिखते थे और कवियों को भी अपना महल में आश्रय देते थे। इस समय की कवि मीर दर्द, जिनकी 1784 की है, मिर्जा मोहम्मद रफी का सौदा, 1785 ईस्वी मीर तकी मीर, 1810 मीर खोज, दर्द ने दूसरी काव्य मीर ने गजल सौदा दूसरी विधाओं के साथ रसौदे लिखकर उर्दू कविता को विस्तृत किया। ईस्ट इंडिया कंपनी आने से शाह आलम रिवर्स हो गए। ईस्ट इंडिया कंपनी आया तो रिवर्स होकर क्या किया शाह आलम, और खुद प्रयाग चले गए, दिल्ली। आवाज आ रही है, आवाज कट की आवाज आ रही है। इससे पहले के जो इससे पहले वाला जो कोई आया था पार्ट में ईस्ट इंडिया वाला, ईस्ट इंडिया से ईस्ट इंडिया कंपनी आने से शाह आलम विवश होकर अपने कंपनी रक्षा में दे दिया और खुद प्रयाग चले गए। दिल्ली की स्थिति खराब होने लगी। पूंगा, सौदा, मीर हसन, मुस्तफी, ईसा, जुर्अत, अन्य कवि अवध से पहुंचे। वहाँ लखनऊ स्कूल नामक एक काव्य रचना का केंद्र बनाए। ये सब मिल के लखनऊ स्कूल नामक एक काव्य रचना का केंद्र बनाए। 1775 में लखनऊ अवध की राजधानी बना। 1775 में अवध का राजधानी लखनऊ बना। आरंभ हुई अरबी के प्रभाव से उर्दू में मिठास उत्पन्न हुई। 1775 में लखनऊ अवध की राजधानी आवाज आई। हेलो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, 1775 में लखनऊ अवध की राजधानी बना। उसी समय बड़े पैमाने में फारसी अरबी की शिक्षा प्रारंभ हुई और अवधि का प्रभाव से उर्दू में मिठास उत्पन्न हुई। अवधि भी मिल गया, उर्दू में मिठास आ गई। यहाँ के कवियों में मीर, इंशा, मुस्तफी, जुर्अत, आतिश 1847 ईस्वी में, नासिक, अनोस, दबीर, वजीर, नजीम, रश्क, सभा का ऊंचा स्थान था। लखनऊ में मसनवी को विशेष रूप से उन्नति का कौन चना खाने वाला चना नाजी अकबराबादी विचारों से नाता तोड़कर हिंदुस्तानी जनता के दिलों में बस गए। पुराना चना नहीं, अब चना नहीं, चना नहीं लगे तो आज
जनता बहुत उनको मानने लगी। क्या है? नजीर की शैली और विचारधारा में सरलता और ऐसे क्या सार्थक मतलब कोई बोल रहा है क्या चना देने के लिए देगा चैन सभ्यता ने जो चैन 1852 कोई बोल रहा है कि चना ले जाओ 1855 जफर जैसे कवियों ने जन्म दिया। कब? उनको जो मोमिन जफर कवियों का नाम है। नहीं चना उन्होंने जो मोमिन जफर ने अपनी कविताओं में कविया है मानसिक तो फरा है मानसिक स्थितियाँ को कोई समन्वय क्या है ना चित्रित ढंग से किया। और उर्दू गद्य में जैसा है कोई का सब्जी बनेगा 19वीं उसमें शताब्दी में उर्दू गद्य का विकास हुआ। उर्दू गद्य का विकास कब हुआ? 19वीं हाँ शताब्दी में। तहसील की 9 तर्जे चना तो ठीक है मांगे तो एक चना लेके आएंगे ईस्वी में आई। ये वाला खत्म हो गया नाजिर अकबराबादी का। अब दूसरा उर्दू साहित्य 19 एक हथियार चलाने के लिए शताब्दी में विकास हुई। 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुआ। और हम लोग पहले भी पढ़े हैं फोर्ट विलियम कॉलेज। आपने तो चना तो बोल के याद आ गया और कुछ याद नहीं है तो चना याद आ गया। फलतः 50 वर्ष के बाद क्या घटा पूरा कर दिए गद्य का पूरा करने के बाद भी तो यहाँ की रचनाओं में जवान की सिंहासन बत्ती थी। अफसोस की बागी उर्दू जवान लिखे थे। जवान एक कवि है वो लिखे थे सिंहासन बत्ती थी। अफसोस लिखे थे बागी संगे चलेगा इंसा लिखे थे रानी के कहाँ संगे चलेगा ये प्रमुख थी। गाड़ी मिनट लेट हो जाएगा नहीं तुम घर चल जाएगा रानी के की कहानी तीनों कहानी जवान अफसोस इंसा लिखे थे ये प्रमुख थी। 1942 में वर्नाकुलर ट्रांसलेशन सोसाइटी दिल्ली में प्रारंभ हुई। यहाँ रामायण महाभारत जीवावली धर्मशास्त्र सब उर्दू में छपी। उर्दू में 150 तक के अनुवाद हुए। 1857 में क्या हुआ था? सिपाही विद्रोह हुआ था। ये हम लोग जानते हैं। ये नव जागृति का था समय। 1857 में सिपाही विद्रोह नव जागृति का समय था। सर सैयद 1817 से 1897 जिनका जीवन काल है। हाल का जीवन काल 1887 से 1914। आजाद का जीवन काल 1833 से 1900 ईस्वी। नजीर अहमद शिबली गद्य पद्य दोनों रचनाएं की। गद्य भी रचनाएं की। सर सैयद हाली आजाद नजीर अहमद शिबली गद्य भी रचनाएं की और पद्य का भी रचनाएं की। मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद उर्दू कविता के निर्माता थे। उर्दू कविता के निर्माता कौन थे? मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद। 1870 में अंजुमन पंजाब की स्थापना हुई। छापे खाने खुली पत्रिकाएं निकली। दरशार सरर देखो हम लोग ज्ञान सीखते हैं ज्ञान वृद्धि हुई। हम लोग ज्ञान सीखते हैं ज्ञान किसी का बुद्धि जैसे बुद्धि क्या कैसे कब कौन देखो सुनो देखो सुनो प्रेमचंद दिवस काल है 1880 से 1936। ये इकबाल चकवर प्रेमचंद इत्यादि कविता की ओर भी लिखी। प्रेमचंद उर्दू कविता भी लिखी। हेलो हेलो किसने ही लिखी? हेलो प्रेमचंद ने कविताएं तो नहीं लिखी। हेलो ये तो बात नहीं आया था। हेलो तो मैं इस तरह पढ़ाई किए थे ना नहीं मतलब ऑनलाइन पे मतलब मोबाइल पे एसी पे नेट कंप्यूटर में मतलब कॉन्फ्रेंस हो रहा है पढ़ाई हो रहा है देखो सुनो हमारा दिल्ली के शायर कौन थे? गाली जो मोमिन जफर ये दिल्ली के शायर थे। हेलो ठीक है जी आप लिख के आइए ना एक प्रश्न बोलिए। आपने यही लिखा था मैंने, आपने पढ़ दिया वैसे।
इसमें आपने एक दो बातें वैसे एक छोड़ दी थी कि उर्दू जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है, यानी कि जो तुर्की भाषा है ना उसका एक शब्द है उर्दू, और जिसका अर्थ होता है वह बाजार जो शाही सेना के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता रहता था। तो उसको ये जो होते थे ना इसको उर्दू बोलते थे, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। अब इन्हीं को ही धीरे धीरे, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते जाते सभी भाषाएं हिंदी खड़ी बोली में मिक्स होती गई, और जो वो भाषा तैयार हुई उसको उर्दू कहा जाता है। असल में तो उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है, वो कोई भाषा नहीं थी, लेकिन उनको उर्दू कहा जाता था जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे। तो इसमें कुछ शाही सेना, क्योंकि बाद में क्या हुआ था कि शाही सेना ने हिंदुस्तानियों के साथ समझौता कर लिया था, हमारे हिंदुओं को अपना अपनी हिंदू इलाज तुर्की भाषा है तो मतलब छावनी है, शाही पड़ाव। छावनी का मतलब छावनी में ही हो गया था। उर्दू तुर्की भाषा वो बाजार जो शाही सेना के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता रहता है। छावनी का मतलब वही है ना, सेना। छावनी मतलब सेना ही हो गई ना। छावनी कैंट बोलते हैं ना हम छावनी को, कैंट का मतलब वही होता है जहाँ पे सेना रहती है। दोनों लिखी। हाँ, तो ये वही मैंने कहा ये शायद छोड़ दिया था ना, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उर्दू शब्द का मतलब क्या है, उर्दू भाषा कैसे बनी। सबसे पहले तो उर्दू शब्द का ही जो है उत्पन्न हुआ ना, उर्दू शब्द ही, और जो कि तुर्की भाषा का जिसका अर्थ था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। जो जाते हैं उनको हर एक जगह लिखा हुआ छावनी या शाही पड़ाव दोनों वही हो गया ना, क्योंकि ये लोग जो सेना थी ना, जो वो भारतीयों की यहाँ पे आके काम करते थे, उनको उर्दू बोलते थे। उन लोगों को जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते थे उनको उर्दू बोलते थे। और धीरे धीरे क्योंकि उन लोगों की भाषा मिली जुली हो गई, जो सेना के थे वो फारसी, अरबी इन भाषाओं का उपयोग करते थे, और जो हमारे भारत में आके जिनके साथ उपयोग करते थे वो हिंदुस्तानी थे, जहाँ हिंदी खड़ी बोली और कन्नड़ और हमारी हिंदुस्तानी भाषाएं बोली जाती थी। तो जब इन दोनों भाषाओं का मेल हुआ तो फिर इन मेल से जो भाषा उत्पन्न उसको उर्दू कहने लगे। ये उर्दू वाले ही जो जिस भाषा का उपयोग करते हैं वो उर्दू का भी तो प्रारंभिक चरण आदम से लिखिए। आया मैं बताऊँ तो दो चरण बताए गए, ठीक है। भारत तथा दिल्ली में काव्य का प्रारंभिक चरण है, और एक दूसरा और बताया गया है कि स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभिक काल और उर्दू काव्य। मतलब इसमें बहुत कंफ्यूजन हो रही थी, तो मैंने सोचा था लेकिन मैं लिख नहीं पाई थी, बताऊँ दोनों जरा जरा लिख लेते हैं। चलो मैं पढ़ लेती हूँ ना। ऐसी का बोल दीजिए उर्दू काव्य की प्रारंभिक। हाँ, वैसे भी यही से स्टार्ट करना था, मैं 1.3 से, ठीक है। चला ना प्लीज जी बोलिए। पेज नंबर 88 है 88 और पेज 1.3 उत्तरी भारत तथा दिल्ली में उर्दू काव्य का प्रारंभिक चरण। फारसी हिंदी का यह मिश्रण वक्त के साथ बढ़ता गया। हिंदी भाषा दिल्ली वालों को रास आई, क्योंकि इस मिश्रण में उर्दू मोहल्ला उच्च कोटि की उर्दू थी, का प्रभाव अधिक दृष्टिगोचर था। फलस्वरूप दिल्ली के कवियों ने कोटि की उर्दू में शेर लिखना प्रारंभ किया। मतलब जैसे जैसे का विकास होता गया इसी तरह दिल्ली कवि कोटि में शेरों का भी आना, शेर और शायरियाँ भी होने लगी, ठीक है। मतलब पहले से बोली जाने लगी थी, तो बाद में हमारे दिल्ली के शेर शायरी का भी प्रारंभ हुआ। 18वीं शताब्दी की एक यात्रा सफरनामा पूर्वकाएँ दिल्ली से पता लगता है। ये जो सफरनामा है यात्रा कभी कोशियाँ सारी किले से अधिक मुद्रा के रूप में आए प्रसिद्ध विद्वानों और काव्य प्रेमियों के अलावा गायिकाओं एवं नायिकाओं का भी जगता रहता था। नादिर शाह तथा शाह अब्दाली कुमार के पुत्र शाही कोल खानी था। शाबाशी देने के लिए बादशाह के पास धन का अभाव था। अमीरों के दरबारों पर कवियों एवं गायिकाओं के लिए शरणगाह एवं स्थल थे। इन बदलती हुई आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में साहित्यिक फारसी भाषा का नाश एवं लोगों की विविधता अपनी हालत
साहित्यिक उर्दू के मोहल्ला पर ही संस्कृत थे। वैसे हिंदुस्तानी फारसी भाषा समझने को ईरानी फारसी भाषियों ने कभी महत्व एवं समान स्थान नहीं दिया। समानता एक स्थान नहीं दिया, वही हिंदुस्तानी अंग्रेज वालों को इसलिए हिंदुस्तानी फारसी भाषा प्रेमी लोगों को अपनी साहित्य या देखो मैं पढ़ती ही जाऊँ, मैं सही बताऊँ समझा नहीं पाऊँगी, तो क्योंकि जब तक मैं 2 बार नहीं पढ़ पाऊँगी ना मैं समझा नहीं पाऊँगी। तो और आप लोग बैठे हो तो समझा दो ना कोई। नहीं है वैसे भी ये सारे शब्द ही एक्चुअली नहीं है ना कि जैसे कॉमन भाषा में तो आए, इसलिए थोड़ा एक बार समझने में दिक्कत तो होगी। जब हम इसको 2-4 बार पढ़ लेंगे तो ही समझ आएगा। अभी है ना मैं पढ़ती चली जाऊँ, आपका भी यही है, फिर आप भी बोलोगे पढ़ रही है तो समझाएंगे है। नहीं, जिसने प्यार किया होगा वो समझा देगा। हमने भी जस्ट एक रीडिंग मारा था तो पढ़िए ना, जो इम्पोर्टेंट है उसको रिपीट कर लीजिएगा। अगर समझिए आप बस वही को बोल दीजिए, हम लोग शांति से देते हैं। मैं तो वीडियो पढ़ी ना तो आपको पहले बता दी बोल दीजिए, रिपीट कर दीजिएगा बस। बोल दीजिए कोई बात नहीं, पढ़ा होगा जब तो बताऊँगी ना। मैंने नहीं पढ़ पाया ये, मजे लेती नहीं पसंद दिवाली की। सबका यही हाल है, त्योहारों में आया गया बस यही रहता ना, नहीं समय निकाल पाए। और फिर मैं बता रही थी ये विषय हमारे लिए नया था, ये सारे शब्द नहीं है एक्चुअली में। ये यकरंग, मजहर, नाजी, हातिम ये अभी तक कभी हमने टीवी वगैरह में भी नहीं सुने। और हमारी इसी के अंदर हम लोग लाइन दे देंगे, इम्पोर्टेंट सब लाइन दे दो, उसको लिख लोगे। ठीक है, बोलिए हम कहाँ थे? हाँ, इन बदलती हुई आर्थिक एवं लाइन देना बोल दीजिएगा, हम लोग दे देंगे। ठीक है। द्वितीय हिंदुस्तानी फारसी भाषियों को ईरानी फारसी भाषियों ने कभी महत्व एवं समान स्थान नहीं दिया, वही जो हिंदुस्तानी अंग्रेजी वालों का होता है। इसीलिए हिंदुस्तानी फारसी भाषा प्रेमी लोगों को अपनी साहित्यिक विशेषता काव्य प्रतिभा का उर्दू में प्रदर्शन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। स्वयं मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने उर्दू मोहल्ला में काव्य लेखनी बद्ध किया। अच्छा, इन्होंने जो है काव्य को लेखनी बद्ध किया, मतलब पहली बार जो है काव्य मतलब लिखे जाने लगे थे। यहाँ से काव्य की आप कह सकते हैं कि जो शुरुआत ये कौन से मुगल बादशाह मोहम्मद शाह, ठीक है, ने उर्दू मोहल्ला में काव्य लेखनी बंद किया। वही वली दिल्ली आए तो उस समय या कुछ बाद में एक बड़ा वर्ग उर्दू में काव्य कहने लगा। उर्दू में भी देखो आप काव्य की अब उत्पत्ति होने लगी वली के द्वारा, ठीक है। वली जब दिल्ली आए तो उस समय या कुछ ये वली अभी तरन्नुम जी ने बताया था ना, किसका नाम है वली, है ना? हाँ, ये बताया था ना आपने। हाँ, तो अब देखते हैं उर्दू में काव्य कहने लगा, ठीक है, शुरुआत होने लगी। इनका नाम ही है ना, नाजिर अकबर आबादी का नाम वली है ना? अभी तो तरन्नुम जी अभी आप बता रही थी ना, नाजिर अकबर आबादी का एक नाम वली भी था, तो ये वही वली होंगे ना जो दिल्ली आए और उस समय उन्होंने ये काव्य लिखने लगे थे। ये वही वली है, वली तो वही है ये, लेकिन नाम मेरे को पूरा नहीं पता है। हाँ, ये वली मोहम्मद अभी बताया था इन्होंने, वली मोहम्मद। हाँ, बिल्कुल। नाजिर अकबर आबादी का ही दूसरा नाम वली मोहम्मद था, ठीक है। मतलब फिर उनके बाद जो है नाजिर अकबर का बादशाह नाम वली मोहम्मद था। उनको नज्म के पिता बोला जाता है। नज्म मतलब शायरी, मतलब कविता। नज्म के पिता वली मोहम्मद, उनका असली नाम था नाजिर अकबर आबादी का ना। ठीक है, मैं गूगल पे देख कर लेती। ठीक है। उसके बाद जो है बड़ा वर्ग जो है उर्दू में काव्य कहने लगा। इनमें फाइज, आबरू, नाजी, हातिम, यकरंग, मजहर, जान जाना, मजमून, पुंगा, तांबा, आरजू, अंजाम वगैरह उल्लेखनीय है। मतलब ये जो है हमारी सारे उर्दू में जो काव्य हैं ये वही रचनाएं हैं, ठीक है। इनमें आप चाहे तो इसे अंडरलाइन कर सकते हैं अगर याद कर पाए तो। इनमें जाने जाना और आरजू का विशिष्ट स्थान है, ये इम्पोर्टेंट है। जाने जाना का महत्व आध्यात्मिक काव्य के कारण तो आरजू का भाषाविद होने की वजह से था। जाने जाना का महत्व आध्यात्मिक काव्य के कारण, मतलब ये आध्यात्म पे बेस्ड था, मतलब इस
अध्यात्म, आप वही जानते हो ना कि आत्मा परमात्मा का मिलन, ऐसी इन चीजों पर बेस्ड था, जिसके कारण तो आरजू का भाषाविद होने की वजह से था। आरजू क्या है? आरजू का मीनिंग आगे बढ़ती हूँ। आरजू न केवल कवि थे, अच्छा ये कवि थे, आरजू जो थे वो भाषा विद्वान थे। ठीक है। आरजू न केवल कवि थे बल्कि कोश निर्माण तथा भाषा विज्ञान में उनकी रचनाएं फारसी उर्दू भाषा के लिए मुख्य स्तंभ के रूप में स्वीकृत हैं। ठीक है, आप इस नाम को भी मतलब लिख सकते हैं आरजू का, इनको अंडरलाइन कर लीजिए। जैसे अब अगर ये उर्दू काव्य का कोई प्रश्न आता है उसके प्रारंभिक चरण, तो आप ये डाल सकते हैं। ठीक है, ईरानी कवि हजीन के साथ भाषा विज्ञान पर आरजू की साहित्यिक नोक-झोंक इस काल की विशेष चर्चा है। फारसी काव्य की विशेषताओं का पूर्ण प्रभाव भी उर्दू काव्य में इन्हीं कवियों के माध्यम से प्रारंभ हुआ। ठीक है, मतलब जो फारसी जो काव्य होते थे उनकी जो विशेषताएं थी और उन्हीं का जो पूरा प्रभाव था वो उर्दू काव्य में भी इन्हीं चीजों पर देखा गया। उर्दू काव्य में भी सेम यही पाया गया, इन्हीं का माध्यम से प्रारंभ हुआ, इन्हीं के चीजों से प्रारंभ हुआ था। द्व्यर्थी परंपरा तथा शब्दाडंबर का चलन इसी का परिणाम था। इसी प्रभाव को सबके हिंदी फारसी काव्य धाराओं में भारतीय प्रभाव का रूप कहा गया है। इसी प्रभाव को मतलब ये जो प्रभाव है, जो फारसी की जो विशेषता है उन्हीं को वाला उर्दू में इन्हीं कवियों, मतलब जो एक फारसी की जो विशेषता है वो हमें उर्दू जो काव्य है ना हमें उसमें ही मिलती है। तो यही जो प्रभाव है ये सबके हिंदी इस रूप मतलब इसके नाम से कहा गया। ठीक है, यही प्रभाव सबके हिंदी का प्रमुख कवि, आप प्लीज इसको अंडरलाइन कर लेना। सबके हिंदी का प्रमुख कवि बेदिल भी इसी काल में था, जिसके काव्य की छायाएं हमें गालिब के काव्य में दिखाई पड़ती हैं। सत्य यह है कि सबके हिंदी रीतिकाल की विशेषताओं का फारसी रूप है। जब यही परंपरा उर्दू में शुरू हुई तो कवियों द्वारा स्थानीय वातावरण को अपनी भाषा में कहना अधिक सरल हो गया। 18वीं शताब्दी में के काव्य में भक्तिकाल के आध्यात्मिक रूप के स्थान पर भोगविलास, स्वच्छंदता एवं सांसारिक प्रेम संबंधी विषय अधिक देखने को मिलते हैं। विषय के स्थान पर शब्द चुनाव अथवा आडंबर का मायाजाल 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अधिक देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब ये जो है भक्ति काल के बाद रीति काल की बात कर रहा है इस वाली सेंटेंस में, क्योंकि उसी में मतलब इनका भोगविलास, स्वच्छंदता, उनकी जो कविताएं हैं उन्होंने जगह कहाँ से कहाँ ले ली थी, मतलब उसमें रस दिखाई देने लगे। पहले भक्ति की ज्यादा रचनाएं होती थी भक्ति काल में, लेकिन फिर रीति काल में आते आते क्या हुआ कि उनकी काव्य की रचनाओं में भोग विलास, स्वच्छंदता और सांसारिक प्रेम संबंधी ऐसी चीजें अधिक देखने को मिली और ये एक आडंबर का मायाजाल बन सा गया था इसका। चूंकि कवियों के पास एक फारसी अरबी अलंकारों तथा उपमाओं का विपुल भंडार था, तो दूसरी तरफ खड़ी बोली का स्थानीय मिश्रित देशीय भाषाओं के आम बोलचाल के टुकड़े हस्तलब्ध थे। इन सहूलियत तथा विशेषताओं ने भी रीतिकाल काव्य लिखन को प्रोत्साहन दिया। ठीक है, लेफ्ट तो नहीं कर गए सुनके कहीं तो नहीं। काव्य का विकास एवं उर्दू भाषा का शुद्धिकरण। आरजू और जाने जाना के अतिरिक्त जिन शायरों ने उर्दू के विकास में, अच्छा मतलब यहाँ पर ही देखिए कि शायरों की भी बहुत मतलब उर्दू में शायरी का भी विकास हुआ। यहाँ पर हमने नाम देखे थे ना आरजू और जाने जाना, आप इनको मतलब शायरों के नाम डाल दीजिएगा। जाना के अतिरिक्त जिन शायरों ने उर्दू के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया उनमें शाह हातिम का बहुत महत्व है। ठीक है, सबसे मतलब ये भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं शाह हातिम ने प्रथमतः आबरू नाजी मजमून की द्व्यर्थी मुहिम का अनुकरण कर 1731 से 1732 में प्रथम काव्य संग्रह संकलित किया, लेकिन कुछ समय बाद मजहर जाने जाना की नए विचार एवं नवीन विषयों की अभिव्यक्त करने वाली मुहिम के साथ चलते हुए उन्होंने भाषा के शुद्धिकरण पर विशेष बल दिया। ठीक है, 1775 ईस्वी में एक नया संग्रह तैयार किया जिसका शीर्षक
दीवान ज़्यादा रखा। 1775 में एक नया संग्रह, मतलब पहले इन्होंने एक काव्य संग्रह संकलित किया था 1731 से 32 में, लेकिन कुछ समय बाद मजहर जाना जाने की नए विचार, ठीक है, मतलब इसमें एक शुद्धिकरण करके, मतलब जो भाषा का चलन चला आ रहा था उसको ना करते हुए एक नई मुहिम चलाई और भाषा को। इसको याद रखने के लिए जैसे द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी भाषा का शुद्धिकरण करते थे ना, इसी तरह मजहर जाने जाना भी अपना जो गलत रहता था उसको भाषा शुद्धिकरण करते थे। ये याद रखा जा सकता है ना। हाँ। द्विवेदी युग में जैसे महावीर प्रसाद सब चीज को शुद्ध करके अपना छापते थे ना अपना पत्रिका में, सरस्वती पत्रिका में, इसी तरह का काम ये करते थे मजहर जाने जाना। ठीक है, मजहर जाने जाना, ठीक है। तो फिर और नया इन्होंने एक नया संग्रह भी तैयार किया जिसका शीर्षक दीवान ज़्यादा रखा। सौदा, रंगीत और तांबा आपके ही शागिर्द थे। शागिर्द मतलब शिष्य, इनके सौदा, रंगी, तांबा इनके शिष्य थे मजहर जाने जाना का। ठीक है। मीर दर्द का संबंध सूफी घराने से था। उनके पिता अंदलीब शाह गुलशन के मुरीद थे। दर्द को काव्य प्रतिभा विरासत से मिली थी। दर्द व्यक्ति है या कवि का नाम है ना, मीर दर्द है ना। मीर दर्द। हाँ। उनके काव्य में सूफी मत की गूढ़ बातें बड़े सरल ढंग से मगर आकर्षक शैली में कही गई हैं। मतलब इनकी ये विशेषता रही है कि जो सूफी मत की जो बहुत कठिन से कठिन जो बातें होती हैं वो बहुत ही सरल ढंग से और बहुत ही आकर्षक अंदाज में उनकी शैली में कही गई है। उनकी भाषा वर्तमान उर्दू भाषा के अधिक निकट है। उनकी भाषा जो है वर्तमान उर्दू भाषा के अधिक निकट है। जैसे जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही नजर आया जिधर देखा, इन दिनों कुछ अजब है दिल का हाल, देखता कुछ है ध्यान में कुछ है। क्या बात है। दर्द ने गजल में, बहुत सिंपल सा समझ में तो आ ही गया होगा ना। दर्द ने गजल में करुणा जनक एवं शोक में, समझिए, समझा दो। समझाऊं? नहीं, आनंद तो ले लिया मैंने। खैर, जग मतलब दुनिया। हाँ, जग मतलब दुनिया। हाँ, जग में आकर इधर उधर देखा, ठीक है। अब इधर उधर तो हम बहुत से कॉन्सेप्ट में लेके देख सकते हैं कि पड़ोसी के घर में झाँका है, या मतलब जो भी आसपास की जो हमारी दुनिया है, हम लोग जब यहाँ पर संसार में आए, कि हमारा जन्म हुआ, हमने हर जगह देखा, ठीक है। तू ही नजर आया जिधर देखे। हो सकता है कि देखो उन्होंने दर्द में क्या बोला था, क्या है, मतलब अध्यात्मवादी होंगे ना, तभी तो उन्होंने जिसने मतलब जिस इंसान में भी देखा उन्होंने भगवान को देखा, परमात्मा को देखा। हाँ बिल्कुल। तू ही नजर आया जिधर देखा, मतलब ये भगवान को मद्देनजर रख के बना रहे हैं, ठीक है। तू ही नजर आया जिधर देखा, इन दिनों कुछ अजब है दिल का हाल, देखता कुछ है ध्यान में कुछ है। पता नहीं, अब दिल का हाल तो समझ नहीं आता, वो टूटी फूटी शायरा ही पढ़नी पड़ेंगी। और मतलब समझ में तो आ रहा है लेकिन डिस्क्राइब नहीं कर पा रही। इन दिनों कुछ अजब है दिल का हाल, मतलब वो बेचैन है किसी चीज को लेकर, जो उसके मन में द्वंद्व चल रहा है। शायद वो इन चीज को जो लेखक कवि हैं, जो उन्होंने अपनी किसी भी परिस्थितियां कह लो या अपनी जो मानसिक द्वंद्व है, जो भी उनके आपस चल रहा है, उसको देखकर बनाया है, ठीक है। देखता कुछ है ध्यान में कुछ है, मतलब यही है कि वो बिल्कुल फोकस नहीं कर पा रहे हैं चीज पर। हो सकता है या तो वो भगवान के लिए ही कह रहे हैं, या हो सकता है वो अपनी किसी महबूबा के लिए कह रहे हैं। तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन मतलब एग्जैक्टली जब तक हम इनको अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, जब तक हमें समझ नहीं आएगा। इसमें देखो, दर्द ने गजल में करुणा जनक एवं शोकमय भावों को प्रभावमयी भाषा में व्यक्त करने का अंदाज अपनाया। जनक एवं शोकमय भावों को प्रभावमयी, अच्छा हाँ, शोकमय तो है ये, थोड़े तो प्रभावमयी भाषा में व्यक्त करने का अंदाज अपनाया। राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों के परिवर्तन को साहित्य में पूर्णतया निहारा जा सकता है। उपरोक्त कवियों की रचनाओं में ह्रासोन्मुख युग में प्रति दर्द और कसक के अनेक नमूने मिलते हैं। मजहर जाने जाना के निम्न लिखित शेर उल्लेखनीय हैं। चली अब गुल के हाथों से लुटाकर कारवा अपना, न छोड़ा हाय बुलबुल ने चमन में कुछ निशान अपना। यह हसरत रह गई क्या क्या मजे से जिंदगी करते,
अगर होता चमन अपना, गुल अपना, बागबा अपना। क्या लाइन है यार, वाह वाह करने का दिल कर गया है ना। हाँ हेलो, ये पता है भगवान के लिए, ईश्वर के लिए नहीं है, ये एक प्रेमिका के लिए ही लिखते थे। ये जो दर्द थे ना, ये आप आशिकी वाली लाइनें पढ़ रही हैं आप। हाँ ठीक है। हाँ करिए, डिस्क्राइब करिए। जैसे कबीरदास जी लिखते हैं ना अपने पदों में, वैसे ही इन्होंने मीर दर्द ने ऐसे अपनी मतलब ईश्वर की जो प्रेम भक्ति है उन्होंने इस तरीके से व्यक्त की है ना। यही तो कहना चाह रही हैं पर नहीं, ये नहीं बोल रही हूँ। ये भगवान के लिए, भगवान के में पढ़ेंगे इसको। तो ये सही कितना लाइनों का समझ तो ये शायरा की वाली है ये करना पड़ेगा। जब कोई बोल रहा है ना तो कोई मतलब बाकी सब अपना म्यूट कर लिया करे, जिससे आवाज ना रिफ्लेक्ट नहीं होगी। हाँ डबल हो रही। ठीक है लेकिन मुझे ये समझ नहीं आई है, मतलब ये जो लाइन है ना मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी इनको जो मैंने पढ़ा है। कोई कर पाएगा तो प्लीज करें। हेलो। हाँ सॉरी गाइस, आज थोड़ा लेट हो गई मैं। पेज नंबर कौन सा चल रहा है जरा बता दीजिएगा। पेज नंबर 89 है। 89 ओके ठीक है। चलो दोबारा पढ़ लेती हूँ, ठीक है, जिसे समझ में आए वो बताना प्लीज, ठीक है। चली अब गुल के हाथों से लुटाकर कारवा अपना, न छोड़ा है बुलबुल ने चमन में कुछ निशा अपना। ये हसरत रह गई क्या क्या मजे से जिंदगी करते, अगर होता चमन अपना, गुल अपना, बागवा अपना। समझ में आया तो कोई बताए, नहीं फिर मैं आगे पढ़ती हूँ। चलो मैं बताऊँ, थोड़ा सा बता दूंगी, कुछ आ रहा है मुझे। हाँ देखो, चलिए अब गुल के हाथों से लुटाकर कारवा अपना, तो गुल मीन्स होता है फूल, वो कारवा मीन्स जो बाग होता है, जो जिसको बाग बोला जाता है। तो चलिए अब गुल के हाथों से लुटाकर, क्या फूलों के हाथ से लुटाकर मतलब काफिला होगा। हाँ काफिला, हाँ साथ देने वाले लोग हैं। हाँ जी। तो चलिए अब गुल के हाथों से लुटाकर कारवा अपना, तो जो अपना कारवा है, जो भी जो काफिला है, जो बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर जाते हैं ना कहीं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो जो काफिला है, तो अब बोला जा रहा है कि वो अब फूल के हाथों से लुटाकर जो है अब वो काफिला चल दिया। न छोड़ा हाय बुलबुल ने चमन में कुछ निशा अपना, तो चमन मीन्स होता है, ये होता है चमन मीन्स बाग, और बुलबुल जो चहकती है, जो बुलबुल जो बोला जाता है ना, एक चिड़िया होती है बुलबुल, तो न छोड़ा हाय बुलबुल ने चमन में कुछ, तो एक चिड़िया जो है बुलबुल जो है उसने चमन में बिल्कुल भी कुछ भी निशान अपना नहीं छोड़ा है, ऐसे उड़ गई वो जैसे यहाँ पर वो कभी रहती ही नहीं थी। वे हसरत रह गई क्या क्या मज़े से ज़िंदगी करते। हसरत मीन्स जो होता है ना हमारी आकांक्षा, जो हम चाहते हैं, जो दिल की जो बात होती है, तो हमारे दिल की जो बात थी, हसरत जो थी वो वहीं की वहीं रह गई। क्या क्या मज़े से ज़िंदगी करते, हाँ ख्वाहिशें, तो हम क्या क्या मज़े से ज़िंदगी करते कि जो हमारी खुद की जो दिल की हसरत थी, जो दिल की ख्वाहिश थी, वो वहीं के वहीं रह गई। नहीं तो हम मज़े क्या क्या मज़े ज़िंदगी के करते। अगर होता चमन अपना, गुल अपना, बागवा अपना, कि अगर हमारा जो बाग होता वो भी हमारा अपना होता, फूल भी हमारे अपने होते, और बागवा मीन्स होता है वही जो बाग होता है ना, गार्डन बोलते हैं जिसको, हाँ बगीचा, तो वो भी अगर हमारा अपना होता तो हम क्या अपनी ज़िंदगी के मज़े करते। तो ये बात किसी से बिछड़ने की कही गई है कि कोई अपनी जगह पे अगर कोई बिछड़ जाता है कोई, तो जब वो बोलता है तो कुछ इसी के ऊपर ही इन्होंने लिखा है। हेलो बोलिए आप। हेलो हाँ बोलिए प्रिया जी। मैं बोल रही हूँ जैसे ये कुछ ऐसा नहीं लगता लड़की की विदाई को लेके जैसे है, ये कुछ उससे रिलेटेड है। खैर यहाँ पर हमें ऐसा कुछ नज़र तो नहीं आ रहा है, क्योंकि दर्द जो है एक वीर दर्द, और उनमें मतलब और कसक के अनेक नमूने मिलते हैं, तो मतलब वजह जान ये मतलब उससे रिलेटेड नहीं है। इनमें उनकी गज़ल है, उनकी जो नज़्म है, उन चीज़ों को लेकर उनकी जो शेर व शायरी हैं वो चल रही, तो आई थिंक उसमें नहीं होगा। के बारे में, देश के लोगों के बारे में कि ये बागमा, ये देश हमारा अपना होता, या मतलब वो जहाँ कहीं रहते होंगे उन्हें हो सकता है वो जगह जाना पड़ रहा हो,
तो उन्होंने ये लाइनें लिखी हो। जी हो सकता है ये भी। बागबा का मतलब संभालता है, जैसे अगर हम किसी बाग की बात करें तो उसको जो संभालता है वो बागबान होता है, बाग को संभालने वाला, माली कह सकते हो, या जो उसकी देख रेख करने वाला होता है। जी बेसिकली क्या है ना कि ये जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो मेरे को ये लग रहा है कि जैसे इसमें दे रखा है ना, राष्ट्रोन्मुख युग के प्रति दर्द और कसक के अनेक नमूने मिलते हैं। ठीक है, जो ऊपर के जो कवि हैं जैसे मीर दर्द हैं और ये जो भी है सूफी मत के जितने भी कवि हैं, तो उन्होंने इन्हीं चीजों को लेकर मतलब पॉइंट आउट किया है। और इसमें जो मदर है मदर जाने जाना के निम्नलिखित शेर उल्लेखनीय है। तो अब पहली बात तो यह है कि ऑब्वियसली जब हम उनको पढ़ेंगे हमें जब पता चलेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि जो उसकी राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां थी ना, उनमें जो परिवर्तन आ रहे थे, जैसे यहाँ लिखा भी, तो उन्हीं चीज को लेकर हो सकता है कि ये उसी चीज को लेकर, जैसे आपने अभी बोला है, यही समझ आ रहा है इन लाइनों से। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल। चलो देखते हैं आगे पढ़ते हैं। वास्तव में 18वीं शताब्दी का इतिहास, चाहे विश्व इतिहास भी अगर देखा जाए तो एक परिवर्तनकारी काल था। परिवर्तन भी काल चक्र का एक भाग है। दिल्ली में एक तरफ राजनीतिक अवनति थी तो भी समाज के मेले ठेके रुक नहीं गए थे, बल्कि उनमें अधिक गति देखी जा सकती थी। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि रुक गए हैं, चाहे कितनी भी अवनति हो, और मतलब ये निरंतर कंटिन्यू चलते जा रहे थे। वाइस के काव्य में सामाजिक चहल पहल का सुंदर चित्रण मिलता है, जैसे हे इंद्र की मानो सभा जलवागर, कि हर नार दिसती है रंभा सोवर। इंद्र मेरे ख्याल से जो हवा के जो देवता है इंद्रदेव, उनको हे इंद्र की मानो सभा जलवागर, पता नहीं मुझे, आगे बढ़ूं? यही लग रहा है कि मान लो कि इंद्र की सभा लगी हुई है और इसमें जो औरतें दिख रही हैं वो सारी रंभा की तरह ही है, हर नार दिखती है रंभा सोवर, यही आ रहा है ना समझ में? हाँ रंभा की तरह दिख रही है, मेनका रंभा जो उनकी अप्सराएं थी वहाँ। ठीक है, रंभा। तो इसी काल का प्रसिद्ध कसीदा को शायर सौदा शाही अफसरों पर ताने कसता नजर आता है। फर्रुख सियर के काल में निम्न वर्ग के अनेक व्यक्ति उच्च पदों पर आसीन हो गए थे, मतलब बड़े बड़े पदों पर बैठ गए थे। मतलब इस काल के फर्रुख काल के निम्न वर्ग के अनेक व्यक्ति उच्च पदों पर आसीन हो गए थे। कुलीन वर्ग के व्यक्तियों को यह स्वीकृत नहीं था, उनको ये बिल्कुल मंजूर नहीं था। वर्ग झड़पों का यह विवरण भी हमें उर्दू कविता में प्राप्त होता है। मतलब ये है ना, उसकी जो आंतरिक जो भी मतलब स्थितियाँ थी, परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, मतलब इनमें जो उन चीज़ों को लेकर भी ये नज़में शायरियाँ की गई हैं, तो ये बेसिकली उन चीज़ों पर भी है। ठीक है, ऐसे वैसे कैसे हो गए, कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे हो गए, मतलब उनको ये ना तंज है कि उनको ये चीज है कि वो लोग ऐसे कैसे बैठ गए, मतलब कुर्सी पर, हमें क्यों उन्होंने ऐसे वैसे, जो उनकी नजर में ऊंचे नहीं थे वो ऐसे वैसे हुए ना, ऐसे वैसे कैसे हो गए कि वो बड़े कैसे बन गए, और जो बड़े थे कैसे थे वो ऐसे वैसे हो गए, कैसे हो गए। बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल ऐसे वैसे करके उनमें बहुत झड़प हुई है, जिन मतलब और कविता के माध्यम से उन्होंने यहाँ पर बताया है इन दो पंक्तियों के माध्यम। जैसे निम्न वर्ग के व्यक्ति, जैसे हम लोग पढ़े हैं मुक्तिबोध, धूमिल, सब में पढ़े हैं कि सर्वहारा निम्न वर्ग लोग अच्छे पदों पे आ गए, और कुलीन वर्ग मतलब उच्च वर्ग, कुल के वर्ग लोग, उन लोग को स्वीकृति नहीं था। लेकिन हम इस वर्ग के कवि लोग क्या किए, समानता चाहते थे, इसीलिए इसमें लिखे, शायर लिखने लगे, समानता चाहते थे, अमीर गरीब नहीं चाहते थे। जैसे आजकल के धूमिल और मुक्तिबोध, नागार्जुन जैसे समानता चाहते थे पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग के लिए, तो इस वर्ग के भी उर्दू कवि लोग भी समानता चाहते थे। समझ आया? जी बिल्कुल। अब उर्दू साहित्यविदों का दिल्ली से पलायन। उर्दू में दिल्ली में उर्दू साहित्य कोई लिखा है तो बोलिए, और एक प्रश्न
ये इसके अंदर आएगा, उर्दू काव्य के प्रारंभिक चरण के अंतर्गत आएगा क्या? हाँ, जो हमने मेरे को जो क्वेश्चन दिया था ना, ये तो उर्दू काव्य का प्रारंभिक चरण ही है ना, ये तो अलग चीज है। वो सिर्फ इतना ही था, 23.3 तक ही था, ठीक है। और वो आगे और आएगा, एक टॉपिक मैं पढ़ूंगी ना, तो उसमें वो मतलब मेरा वाला जो टॉपिक है उसी में कवर होगा प्रारंभिक चरण, क्योंकि वो 2 स्टेज दर्शा रहा है ना कि उत्तरी भारत में और दक्षिणी भारत में कैसे कैसे उर्दू काव्य की शुरुआत हुई थी। उर्दू साहित्यविदों का दिल्ली से पलायन। ठीक, दिल्ली में उर्दू साहित्य विकास की ओर तो अग्रसर था, मगर विदेशी लुटेरों नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने सुरक्षा की भावना को बढ़ा दिया था। कई विद्वान और साहित्यकार दिल्ली से कूच कर गए तथा अवध, हैदराबाद, मुर्शिदाबाद, पटना आदि शहरों में नए संरक्षक तलाशने लगे। मीर, सौदा, इंशा, सोज आदि ने दिल्ली छोड़ उपरोक्त नगरों में पनाह ली। उनके अस्तित्व में उन शहरों की रौनक बढ़ी, दर्द कहीं नहीं गए, इसीलिए उनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। मतलब सभी जैसे उन्होंने मतलब एक देश से दूसरा देश छोड़ दिया जाता है, तो मतलब उन्होंने पलायन कर दिया, ठीक है, एक जगह से दूसरी और तक। मगर विदेशी लुटेरों नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने असुरक्षा की भावना को बढ़ा दिया था। कई विद्वान और साहित्यकार दिल्ली से कूच कर गए, मतलब दिल्ली से वो जाकर अलग जगह पर शिफ्ट होने लगे, मतलब जिसमें वो अवध, हैदराबाद, मुर्शिदाबाद, पटना आदि शहरों में नए संरक्षक तलाशने लगे, मतलब जहाँ पर उनको सुरक्षा प्रदान हो सके। तो उन्होंने जो विद्वान थे वो यहाँ से हट गए, चले गए थे। मीर, सौदा, इंशा, सोज आदि ने दिल्ली छोड़ उपरोक्त नगरों में पनाह ली, मतलब दिल्ली को छोड़ के और जो ये जो ऊपर डिस्क्राइब किए हुए हैं उन जगहों पर पनाह ली थी। उनके अस्तित्व से उन शहरों की रौनक बढ़ी। जब वो उन शहरों में चले गए तो उन्होंने वहाँ पर भी अपने काव्यों के जो जलवे थे, मतलब जो भी उनकी आकर्षक मतलब वाणियों के थ्रू जो उनके शब्द थे उनके थ्रू उन्होंने और सबको ही मनमोहित कर लिया। उनके अस्तित्व से उन शहरों की रौनक बढ़ी थी, दर्द कहीं नहीं गए, मतलब सभी जो हमारे विद्वान वर्ग थे, साहित्य लोग थे, साहित्यकार सब थे, जब मतलब सब थे उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन दर्द से कहीं नहीं गए थे, उनका उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। सर्वश्रेष्ठ सौदा उर्दू साहित्य के इतिहास में कसीदा रचयिता है। कसीदा मतलब सबसे महत्वपूर्ण कह सकते हैं क्या हम? कोई बताएगा? कसीदा, इतिहास में कसीदा मेरे ख्याल से तो महत्वपूर्ण ही। कसीदा तारीफ के लिए पढ़ा जाता है, कसीदा किसी की तारीफ के लिए कुछ लिखा जाता है। सबसे ऊंचे दर्जे के ये जो मीर, सौदा, इंसा, सोज ये सब है ना, ये सब ऊंचे दर्जे के शायर और रचयिता रह चुके हैं, ठीक है। तो ये उनकी बात करी जा रही है। ये सब पढ़ते थे क्या था? हाँ, उनकी गजलें भी कसीदों की तरह भाषा एवं भाव के लिए उल्लेखनीय हैं। कठिन भाषा का प्रयोग उनके काव्य की विशेषता है, अर्थात फारसी अरबी की चाशनी के तार अभी सूखे नहीं थे। दिल्ली से चलकर वे फर्रुखाबाद टिके और नवाब मेहरबान खान रिंद के दरबार में आश्रित हुए। मतलब उन्होंने भी दिल्ली छोड़ दी थी और जाके वो फर्रुखाबाद टिके और नवाब जो मेहरबान खान है उनके दरबार में आश्रित हुए। उस समय उपरांत अवध की राजधानी फैजाबाद एवं तदुपरांत लखनऊ आ गए। अवध की राजधानी फैजाबाद और उसके बाद लखनऊ आ गए। इस समय तक लखनऊ साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र बन रहा था। सौदा के काव्य में विभिन्न विधाएं नजर आती हैं। उन्होंने प्रशंसात्मक कसीदे, अगर कहें तो शूल से अधिक चुभने वाली व्यंग्यात्मक कविता भी कही, ठीक है। इसमें सौदा ने उन्होंने मतलब जो अब यहाँ कसीदा शब्द क्लियर हो गया ना कि कसीदा जो है वो तारीफ में कहा जाता है, और इसके अलावा उन्होंने व्यंग्यात्मक शब्द भी कहे हैं। दरबारियों एवं भ्रष्ट अधिकारियों को निशाना बनाकर उन्होंने समाज का चित्रण किया। गजलों में भी यह रंग देखने योग्य है। वे कहते हैं, मैं हाल कहूँ किससे तेरे अहद में अपना, रोते हैं कहीं दिल को कहीं जी की पड़ी है। मतलब वो कहते हैं कि मैं हाल कहूँ किससे तेरे अहद में अपना, मतलब अहद मतलब तेरी याद में या तेरे क्या बोलेंगे अहद का मतलब वादा।
मैं हाल कहूँ किससे तेरे वादे में, अपना मतलब जो भी उसने वादा किया होगा। रोते हैं कहीं दिल को, कहीं कोई बताओ ना, मेरे को नहीं आता, मेरे तो मतलब बेबुद्धि में जो भी आएगा वो बोलती जाऊंगी। नहीं नहीं ठीक है, आप बोलिए ना, बाकी तो है, फरा जी हैं, तरन्नुम जी हैं, आप पढ़िए। पढ़ तो लिया मैंने 2 बार, आप बताओ तो सही इसका मीनिंग। नहीं फिर मैं आगे तो बढ़ जाऊंगी। यही है ना कि हर एक का मीनिंग पता चले सबको ही। बताएं फरा जी। होते हैं कहीं वो इसलिए है ना, देखो मैं हाल कहूँ किसकी, तेरे हाथ में अपना, मतलब तेरे वादे में, तेरे से मैंने वादा करा है, तेरे वादे में मैं अपना हाल, अपने दिल की जो बात है वो किससे कहूँ। रोते हैं कहीं दिल को, कहीं जी की पड़ी है, कहीं मतलब रो रहे हैं हम दिल को, रोते हैं कहीं दिल को, मतलब हम दिल से रो रहे हैं, और कहीं जी की पड़ी है। जी भी दिल को ही बोला जाता है, जी भी मन को ही बोला जाता है ना, तो कहीं जी की पड़ी है, वो तो नहीं फरा जी, यहाँ पे ये कहा जाए कि मतलब तुमसे जो वादे मैंने किए हैं वो लेकर के, अब वो वादे तो मैं पूरा नहीं कर सकता, तो मैं वो अपने दिल का हाल किसको जा करके कैसे बताऊं। हाँ रोते वही तो बोला ना को, कहीं पर हम अपने वादे जो तुमसे किए थे और निभा नहीं पा रहे हैं, तो वो की वजह से हम अपना दिल लेकर के कहीं और रो रहे हैं, किसी और कोने में, क्योंकि यहाँ पर तो जी की पड़ी है, मतलब जीने के भी लाले पड़े हुए हैं, तो हम अपनी जिंदगी लेना मुझसे भी अच्छा पड़ रहा है। हाँ, तो तुम्हें लेकर के हम अपनी जिंदगी कैसे आगे बढ़ाएं। हाँ मैंने बिल्कुल सही डिस्क्राइब करा। क्या हो गया ना, बच्चों में लग गए और वो शादी भी होगी ना, अब अच्छे से नहीं डिस्क्राइब कर पाते आशिकी वाली। आपको तो ये हम भूल गए, ऐसा कुछ होता है ना फरारी। अच्छा है ना, हाँ इसलिए मतलब शादी के बाद मोहब्बत खत्म हो जाती है। हाँ यार, वो अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है, चेंज। अच्छा पढ़िए जी। देखो ये जो 2 पंक्तियां है ना, बेसिकली इस चीज को, जैसे दरबारियों एवं भ्रष्ट अधिकारियों को निशाना बनाकर उन्होंने समाज का चित्रण किया था, उन्हीं के आधार पर, ठीक है। गजलों में भी ये है, रंग देखने योग्य वे कहते हैं, मतलब उनके इन्हीं चीजों को हाल में रखकर, मतलब कि उनके प्रति जो कही गई ना, तो ये उसी से रिलेटेड है। अब ये जो पंक्तियां किसने की थी, सौदा ने, सौदा नाम है, सौदा ने, ठीक है। ये जो पंक्तियां हैं उन्होंने कही थी, तो फिर अब ये है, तो उन्हीं चीजों को लेकर कहा गया है, ठीक है। मेरे को नहीं लग रहा कि इश्क विश्क की बातें हैं यहाँ। नहीं देखो, उन्होंने किया है ना कि ये तो बातें थी, दरबारियों एवं भ्रष्ट अधिकारियों को निशाना बनाकर उन्होंने समाज का चित्रण किया, लेकिन गजलों में यह रंग देखने योग्य है, मतलब यह रंग भी है उनके अलावा। वो तो व्यंग्यात्मक भी लिखा हुआ है ना दी, तो ये व्यंग्यात्मक तरीके से भी है कि जैसे अगर मान लीजिए ये दरबारी का भी हिस्सा हो सकता है, तो उन्होंने जो प्रशासन के खिलाफ लिखा है कि मैं हाल कहूँ किससे, मतलब आपकी वजह से तो मुझे दिल्ली छोड़ करके लखनऊ में आके बसना पड़ा, ठीक है। आपने गद्दी पर बैठने से पहले जो हम लोगों से वादे किए थे, वो वादे तो आपने निभाए नहीं, हमें और तो और अपनी जगह छोड़नी पड़ी, तो हालत आपने ऐसी हमारी कर दी है कि किसी कोने में बैठ के हम अपना दिल लेके रो रहे हैं और खाना तक हमें शायद नसीब नहीं हो रहा है। पहले तो यही था ना गालिब और मीर के समय में, मतलब यहाँ तो जीने के भी लाले पड़े हुए हैं, जीने के भी लाले पड़े हैं। हाँ वही हाल। चलिए पढ़िए आगे, किसको पढ़ना है? पढ़ो, बिल्कुल हाँ दी पढ़िए। मीर तकी मीर संभवतः इस युग के सबसे प्रमुख निराशावादी कवि हैं। गजल के वे सम्राट हैं, लेकिन वे केवल कवि ही नहीं बल्कि काव्यविद भी हैं, यानी काव्य के विद्वान भी हैं। उनकी पुस्तकें निकातुश शुअरा तथा जिक्रे मीर इस युग के काव्य पर गवेषणात्मक शोध का दर्जा रखती है। उनकी कविताओं में दिल को छू लेने वाली करुणामय स्थिति, अथाह दर्द तथा जीवन की कड़वी सच्चाइयाँ सीधी सपाट भाषा तथा छोटी बहों का अर्थ है छंद में मिलती हैं। मीर की कविता आपबीती, जग दुख एवं संसारिक व्यथा तथा काल चक्र के थपेड़ों से मार खा रहे इंसान की कहानी है। उसका हर शेर दिल की गहराइयों तक उतर जाता है। उसने आपबीती को जगबीती में परिवर्तित कर दिया। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, असबाब लुट रहा मैं या हर सफरी का। करिए कोई इसको
डिस्क्राइब कीजिए तरन्नुम जी। का मीनिंग तो यहाँ दे रखा है उफुक का बहुसंसार। बहुसंसार, उफुक उफुक का भी, उफुक ढूंढो कहीं से, पता नहीं। ये आफाक शब्द है। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत। हाँ तो यहाँ नीचे मीनिंग दे रखा है ना, आप देखिए। उफुक का बहुसंसार, आफाक का मीनिंग, और असबाब का है सामान, और तफरी का यात्री। अब बनाइए। कहाँ कहाँ पे नीचे देखिए। हाँ ये नीचे दे रखा है, आपकी बुक में है, देखिए। अच्छा हाँ हाँ, उफुक का बहुसंसार, और हाँ ठीक है 2 नंबर पे ये शफक होती है ना, हाँ देखिए ये उफक होता है ना, ये शाम को, शाम की जो वो होती है ना, ये शाम की जो रोशनी होती है ना, इसको उफक बोला जाता है, शाम का होती है ना। और असबाब सामान को बोलते हैं। तो कीजिए जरा, क्या बनेगा इसका। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, उफुक का बहुसंसार। मुझे तो नहीं करना आया। आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, आफाक शब्द क्लियर नहीं हो रहा। उफुक का बहुसंसार, यानी ये शब्द है उफुक शब्द का, आफाक जो है ना जैसे हम कहते हैं ना अनेक मुखी हम कह देते हैं ना। एक शब्द में हम एक और कई शब्दों में जैसे हम शब्द को यूज करते हैं ना, समानार्थी। हाँ, कुछ उस तरह का है ये। उफुक का बहुसंसार, एक तरह से युद्ध भी कह सकते हो। नहीं, आई थिंक ये लग रहा है ना कि जैसे हम लोगों में कहा जाता है ना कि कोई भी यहाँ से जो भी गया है, मतलब ये भौतिक संसार छोड़ करके ऊपर भगवान के पास, तो कोई भी अपना सामान लेकर के नहीं जा पाता है, उसको खाली हाथ में अच्छा ही जाना पड़ता है। ठीक है। नहीं, ये लाइन आफाक की मंजिल से गया कौन सलामत, यानी कि यहाँ से बचकर कौन गया, मतलब हाँ, जो जाना है वो, जो भी गया वो इस भौतिक शरीर को नहीं ले जा पाया है, सिर्फ रूह आत्मा ही गई है। तो आप ये जो सारी जिंदगी आप अपने शरीर को मतलब पॉलिश करने में, चमकाने में बिजी रहते हो, उसे तो आप ले ही नहीं जाते हो। हाँ, असबाब लुटा रहा। जहाँ सुनिए, जहाँ अर्थ सुनिए, जहाँ अर्थ है ना, उसको हॉरिजन पॉइंट बोलते हैं ना, अर्थ और स्काई जहाँ मिलता है उसको बोला जाता है याफा। अच्छा, जहाँ पर अर्थ और स्काई मिलता है, हॉरिजन। जी जी जी, वो चलिए समझ में कहना चाहिए ना। सुनिए, इसका मीनिंग यही हुआ ना, इसका मीनिंग यही हुआ ना कि आसमान हो, चाहे वो दुनिया हो, चाहे वो जमीन हो, तो यहाँ की मंजिल से कोई नहीं मर गया है, सभी तो यहाँ से मर के ही जाते हैं ना, कोई भी बच के नहीं जा सकता ना, चाहे वो आसमान हो चाहे वो जमीन हो, दोनों जगहें जो मिलती है ना उसे आफाक बोला जाता है। कि कौन गया सलामत, असबाब लुटा रहा में हर सफरी का, तो असबाब में सामान जो है हर जगह लुटता है, लेता जा रहा। अच्छा, सफरी में क्या लिखा था, सफरी यात्री, जो यहाँ यात्रा कर रहा है, मतलब हम लोग सब यात्रा कर रहे हैं ना। हाँ, यात्रा में ही हम लोग तो यात्रा करने वाले हैं ना। हाँ, वो सामान जो है हम सब लुटा के जाना है हमको, यहाँ कुछ रखना ही नहीं है, सब कुछ खाली हाथ जाना है हमको। हाँ देखो, यहाँ पर कोशिश रखा है कि आप बीती को जगत बीती में, मतलब ये ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं होगा, वो सभी के साथ होगा, मतलब जगत में हर किसी के साथ होना ही होना है। बिल्कुल। चलो, हाँ, कुछ ही फर्क नहीं लगता। ठीक। गजल में अपनी काव्यत्व कला प्रदर्शन के अतिरिक्त मस्तवी शैली में भी मीर ने गजल कहने की परंपरा का ही रंग बरकरार रखा। उनकी अभी तक 37 मसनवियाँ उपलब्ध हैं। असफल प्रेम और नैराश्यजनक भाव सभी मसनवियों में छाया रहा। यही निराशावाद उनका निजी विरसा है, विरासत शब्द से है। मीर ने काव्य रूप व सोख्त में भी लेखन किया। लखनऊ केंद्र के अन्य कवियों ने उनका अनुसरण कर इस रूप को भी उन्नति प्रदान की। उर्दू काव्य के विकास एवं उन्नति में गैर मुस्लिम कवियों का उल्लेख भी आवश्यक है। फारसी भाषा में मुसलमान कवियों एवं लेखकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले हिंदू उर्दू कवियों की भी एक बड़ी संख्या इसी काल में दिखाई पड़ती है। इनमें से कुछ जैसे टेकचंद बहार, जो खान आरजू के शिष्य थे, ने फारसी तथा उर्दू में भी लिखा। ठीक है, ये जो मतलब हिंदू और मुस्लिम दोनों जातियों के लोग जो लिख रहे थे, उनमें
हिंदुओं में आ जाते हैं टेकचंद बहार, जो कि खान आरजू के शिष्य थे और ने फारसी तथा उर्दू में लिखा। हालांकि इससे पूर्व शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह के मुंशी चंद्रभान बरहमन की उर्दू अथवा हिंदवी गजलें भी मिलती हैं। आनंद राम मुखलिस दिल्ली की जानी मानी हस्तियों में से थे। उनकी अधिकतर रचनाएं गद्य में हैं, लेकिन विभिन्न काव्य रूपों में भी उनकी कुछ रचनाएं मिलती हैं। उनके अतिरिक्त खुशगो, बिंद्रावन, राकिम, मेहताब राय ताबा, सियालकोटी, वारस्ता आदि ने भी अपनी रचनाएं उर्दू तथा फारसी में छोड़ी हैं। इस काल के उर्दू साहित्य की विशेषताओं में यह बात स्पष्ट है कि भाषा को प्रवाहमय बनाने तथा साहित्यिक दर्जा देने का सफल भरसक प्रयत्न जारी था। भावों की अभिव्यक्ति पर भी अभी फारसी का प्रभाव अलंकार एवं उपमाओं के रूप में हावी था, लेकिन भारतीय वातावरण भी अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा था। कसीदा, गजल और रुबाई का रिवाज बढ़ा। फारसी काव्य रूप शहर आशोक को राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक अवस्था की अवनति व्यक्त करने का माध्यम बनाया गया। सौदा मीर तथा अन्य कवियों के शहर आशोक पठनीय है। संक्षिप्त यह है कि उपरोक्त काल में उर्दू साहित्य विशेषतः पद्य की दिशाओं में विकासोन्मुख रहा। उर्दू साहित्य की विभिन्न विधाओं की आधारशिला इसी काल में रखी गई। नैराश्य एवं नाउमीदी के उस काल में उर्दू साहित्य का सूर्य अपनी किरणों से चारों दिशाओं को प्रकाशित कर रहा था। लखनऊ साहित्य केंद्र इसी दिशा में अगला पड़ाव था। अब लखनऊ में उर्दू साहित्य का विकास कैसे हुआ? 18वीं शताब्दी के अष्टम दशक तथा लखनऊ साहित्य केंद्र बन चुका था अष्टम दशक तक लखनऊ साहित्य केंद्र बन चुका था। दिल्ली तथा आसपास के कविगण रोजगार की तलाश में अवध दरबार की ड्योढ़ी पर ही दस्तक देते नजर आते थे, अर्थात दिल्ली का साहित्य केंद्र उठकर लखनऊ जा पहुंचा था। द्वितीय चरण के कवियों में मुसहफी, जुर्रुस, मीर हसन, इंशा एवं रंगी तथा फिर नासिक एवं आतिश थे। इनमें से प्रत्येक का लखनऊ केंद्र को महत्ता प्रदान करने में विशिष्ट स्थान है। इनमें से अधिकांश के काव्य में भाव से अधिक भाषा पर ध्यान केंद्रित है। इससे भाषा को लाभ कम नुकसान अधिक पहुंचाया गया। इसका क्या अर्थ बना? इनमें से अधिकांश के काव्य में भाव से अधिक भाषा पर ध्यान केंद्रित किया गया, तो इससे भाषा को लाभ कम हुआ, नुकसान अधिक हुआ। भाषा एक बार फिर सरलता एवं सादगी से क्लिष्टता की ओर। एक मिनट, जैसे कि ना उसमें मतलब बोला जा रहा ना कि भावों पर ज्यादा प्रमुखता दी गई ना, भाषा पर उतना विचार नहीं किया जा रहा था, तो फिर इससे तो भाषा को नुकसान हुआ ना, क्योंकि हम लोग भाषा में तो मेनली जैसे कि वो सही है कि गलत है उस चीज के बारे में पढ़ते हैं ना, और यहाँ पर तो सिर्फ भावों पर ध्यान दिया जाने लगा। भाषा उल्टा कह रहे हैं, तो इसलिए भाषा को नुकसान हुआ। नहीं, उल्टा कह रहे हैं, भाव से अधिक भाषा पर ध्यान केंद्रित है ना, तो भाषा तो सही जा रही है, व्याकरण सम्मत भी होगी। भाव पर ज्यादा ध्यान किया गया, भाव से अधिक भाषा पर ध्यान केंद्रित है। ओह अच्छा, भाषा तो सही रही इसमें, लेकिन तो सही है। पर यही तभी तो मैं कह रही हूँ, ये समझ में आई बात। फिर जब भाषा पर अधिक ध्यान दिया गया तो भाषा को नुकसान कैसे पहुंचा? भाषा को लाभ कम और नुकसान अधिक पहुंचाया गया। चलिए आगे शायद क्लियर हो जाए। भाषा एक बार हो गई ना, सुनिए क्या हुआ कि आगे चल के भाषा जो है ना क्लिष्टता की ओर उन्मुख हुई। आगे लाइन है ना, सरल टफ पे आ गई। हाँ, मुश्किल हो गई भाषा, मुश्किल होगी। भाषा एक बार फिर सरलता से, यानी कि जो नॉर्मल बात, सीधी सादी बातें थी, उससे वो चेंज होकर थोड़ी मुश्किल हो गई, फिर सरलता एवं सादगी से क्लिष्टता की ओर उन्मुख हुई। लखनऊ दरबार कवियों के आपसी अहंकार एवं परिणाम स्वरूप झगड़ों का अखाड़ा बन गया। अब ऐसा हुआ होगा ना कि जो पहले तो भाषा सिर्फ उर्दू थी, अब इसमें फारसी के शब्द बहुत सारे जुड़ जाने से भाषा के जो शब्द थे वो यानी कि एक तरह से बड़े बड़े हो गए, जो हर एक की समझ में नहीं आते थे। मतलब आम बोलचाल की भाषा के शब्द नहीं होंगे ना, तभी तो क्लिष्ट हुए ना। लखनऊ में राजनीतिक उथल पुथल के स्थान पर साहित्यिक उथल पुथल अधिक होने लगी। प्रत्येक कवि स्वयं को श्रेष्ठ प्रदर्शित करने का प्रयत्न करता नजर आता है। चूँकि दिल्ली के मुकाबले में
लखनऊ की आर्थिक अवस्था अच्छी थी, इसलिए मेले ठेले भी जारी थे। सामाजिक जीवन में जिंदादिली थी। अवध के नवाब शिया थे। परिणाम स्वरूप विभिन्न धार्मिक अवसरों को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। यहाँ तक कि मुहर्रम माह में आयोजित होने वाली शोक सभाएं भी उत्सव का रूप धारण कर लेती थी। मरसिया, नोहा तथा सलाम काव्य रूपों का विकास इन्हीं धार्मिक गतिविधियों के फलस्वरूप हुआ। अब इस पे किसी को कुछ कहना है या आगे ही पढ़ूं मैं? फराजी, तरन्नुम जी कुछ कहेंगे? आगे पढ़िए, आगे भी छुट्टी नहीं हुई है। ओके। लखनऊ केंद्र के प्रसिद्ध कविगण एवं उनका काव्य। अब इससे पहले हमने पढ़ा था लखनऊ में उर्दू साहित्य का विकास इन कवियों के द्वारा हुआ जो लिख रहे थे इन दिनों, और कि इनके लखनऊ केंद्र के जो प्रसिद्ध कविगण और उनका काव्य क्या था। उर्दू साहित्य में मीर हसन, जिनकी मृत्यु 1783 ईस्वी में हुई, अपनी प्रसिद्ध मसनवी सहरुल बयान के कारण जाने जाते हैं। यह मसनवी लखनऊ के सामाजिक जीवन की प्रत्येक झलकी अपने में समोए हुए है। लौकिक से अलौकिक जीवन के वर्णन के सभी रूप इस मसनवी में वर्णित हैं। शेख कलंदर बख्श जुर्रत दिल्ली से कूच कर लखनऊ आए थे। लखनऊ में शाह आलम के बेटे सुलेमान शिकोह का दरबार दिल्ली से आने वाले कवियों के लिए प्रथम पड़ाव होता था। जुर्रत नेत्रहीन थे। उनकी कविताओं में श्रृंगार रस की अधिक चर्चा है। देखिए कमाल की बात है ना कि जो नेत्रहीन है वो श्रृंगार रस की कविताएं रख रहा है। सही में। इस दौर में मशहूर कवि इंशा अल्लाह खां, इंशा जो कई भाषाओं के ज्ञाता थे, लखनऊ के साहित्यिक मंच पर छाए रहे। उनकी विभिन्न रचनाएं गद्य एवं पद्य दोनों में देखने योग्य हैं। उनकी कृति दरियाए लताफत, जो कि मूलतः फारसी भाषा में है, उर्दू कविता पर उच्च कोटि का शोध है। अपनी विद्वत्ता से उन्हें दरबार में प्रमुख स्थान प्राप्त हुआ। इंशा का अंतिम काल अति दुखदायी रहा, जबकि सारी उम्र वह दूसरों को हंसाते रहे। उनकी एक गजल जो आखिरी गजल बताई जाती है, से कुछ शेर यहाँ प्रस्तुत हैं। कमर बांधे हुए चलने को या सब यार बैठे हैं, बहुत आगे गए बाकी जो हैं तैयार बैठे हैं। यानी कि मतलब जब उनकी मृत्यु होने वाली थी तो उन्हें लगने लगा कि कमर बांधे हुए चलने, मतलब सभी तैयार बैठे हैं, बहुत से तो चले गए हैं और बाकी जो नीचे रह गए वो भी तैयार बैठे हैं जाने के लिए। नहीं, सब यार बैठे हैं मतलब सारे यार दोस्त बैठे हैं, ठीक है। कमर बांधे हुए चलने को यहाँ या सब यार बैठे हैं, बहुत आगे गए बाकी जो हैं तैयार बैठे हैं। बाकी जो हैं अभी तैयार बैठे हैं, बाकी आगे निकल चुके। ये भी हो सकता है एक तरह से ये मृत्यु, क्योंकि उनकी आखिरी हैं शायर ना ये, तो इसलिए जैसे मृत्यु से पहले भी तो हम ये बात कह सकते हैं ना कि सब जाना तो सबको ही है, तो उस वे में भी कह सकते हैं कि बहुत सारे चले गए हैं और जो अभी यानी कि उनकी होगा ना कि उनकी उम्र के हो गई 70-80 साल में, जब हम सोचने लगते हैं कि अब तो बस जाना ही पड़ेगा, तो मे भी कि उन्हें लगाओ कि बाकी तैयार बैठे हैं जाने के लिए। हाँ, वही लिखा है कि बहुत आगे गए, मतलब हाँ बहुत सारे चले गए, हमसे पहले वाले चले गए, जा चुके हैं, कुछ जा चुके हैं और बाकी जो अभी हैं वो अभी जाने को तैयार बैठे हैं। न छेड़े निखते वादे बहारी, रहा लग अपनी, तुझे अटखेलियां सूझी है हम बेजार बैठे, है ना। अटखेलियां का मतलब तुम्हें मजाक लग रहा है, और हम बेजार का मतलब कि होता ना कि अब जहाँ कोशिश बंजर जमीन, बेजार का बंजर जमीन कह सकते हो कि मतलब पूरी दुनिया में खुशी का माहौल है, सब जगह फूल खिले हुए हैं और हम है जो मतलब अपनी बंजर जमीन लेकर के बैठे हुए हैं। बेजार मजबूर को भी कहते हैं मेरे ख्याल में। बेजार यानी कि जब हम कुछ नहीं कर सकते, कई जगह पे मजबूर भी होता है कि हम लोग मजबूरी में बैठे हुए हैं, कुछ कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते कि अब जाना ही पड़ेगा। न छेड़ निखते वादे भारी, राह लग अपनी, यानी कोई जैसे हम अपने आप को ही हौसला देते हैं कि नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाओगे, मान लो, है ना, हम कहते हैं ना कि ठीक हो जाओगे, तो वो कहते हैं तुम्हें मजाक सूझ रहा है, ऐसा नहीं है, हम मजबूर बैठे हैं कि जाना तो है ही है, या अपनी शारीरिक तकलीफों से परेशान होके ये बात कही हो। मुसहफी की गणना उर्दू के महान कवियों में होती है, तो उनकी गजलें भावुकता, कमाले सादगी तथा हुनर नुमाई के लिए दूसरों के वास्ते नमूने का काम करती है। फारसी विद्वता का हस्तक्षेप
उनके काव्य पर हावी है। उन्होंने प्रथम चरण के महान कवियों के विषयों का भाषा निपुणता के जरिए अनुकरण किया है। इसी प्रयत्न में व्यस्त रहने के कारण उन्होंने अपनी कोई शैली गढ़ने का प्रयास भी नहीं किया। उनका निम्नलिखित शेर संभवतः उपरोक्त टिप्पणी का द्योतक है। सोते ही हम रह गए अफसोस खाए, काफिला यारों का सफर कर गया। सोते ही हम रह गए अफसोस खाए, काफिला यारों का सफर कर गया। तो फैजाबाद में जन्मे इनाम बख्श नासिक का अपना कवि दरबार था। उनके काव्यों में उनके शिष्यों में अधिकांश उच्च पदीय अधिकारी थे, अतः उन्हें कभी आर्थिक बदहाली का सामना न करना पड़ा। नासिक गजल का शायर था, उनकी अपनी शैली थी। भाषाविद और पिंगल शास्त्र के पांडित्य ने उनकी कविता के बाह्य रूप को तो संवारा, लेकिन भाव को सुंदर न बनने दिया। उनका यश अवध से बाहर दक्खन तक था। आतिश भी नासिक के हमदम थे। आतिश ने भी भाषा के शुद्धिकरण पर ध्यान केंद्रित किया और उनका भाषा प्रयोग नासिक से उत्तम नजर आता है। देखिए ये शेर, जमीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, है ना। ये तो शेर हमने अक्सर सुना भी है। जमीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे, यानी जब समय बदलता है तो कैसा कैसा माहौल सामने आ जाता है। जहानों कारे जहाँ से हूँ बेखबर मैं मस्त, जमी किधर है कहाँ आसमां नहीं मालूम। ठीक है। अब आतिश के शिष्यों में से दयाशंकर नसीम, जिनकी मृत्यु 1843 ईस्वी में हुई, का उल्लेखनीय स्थान है। उनकी मसनवी गुलजार नसीम मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान के बाद कलात्मक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। नसीम की यह मसनवी संक्षिप्त विषय काव्य परिपक्वता, शब्दों, अलंकारों एवं उपमाओं के उचित प्रयोग की अनूठी मिसाल है। लेकिन उसमें एक त्रुटि यह भी है कि बाह्य रूप पर ध्यान केंद्रित होने के कारण, जो कि अपने गुरु आतिश के प्रभाव की द्योतक है, करुणा एवं वेदना से वंचित है। नसीम ने अन्य काव्य रूप, विशेषतः गजलें भी आतिश के रूप में ही कही, रंग में ही कही है। संसारिक मोह से मुक्ति, जीवन की अस्थिरता और स्वच्छंदता आदि प्रकृति के विषयों को सुंदर, सरल लेकिन मंजी हुई भाषा में नसीम की गजलों में देखा जा सकता है। उर्दू साहित्य में मर्सिया लेखन, अब और भी कुछ था, एक शब्द और भी था मसनवी, और दो शैलियां थी ना, एक मसनवी शैली थी, एक और था कुछ, पता नहीं, अब दोबारा पढ़ना। उर्दू साहित्य में मत्स्य लेखन। अब लखनऊ साहित्य केंद्र में प्रमुख काव्य रूपों में मर्सिया विशिष्ट महत्ता का धारक है। मर्सिया यानी शब्द रिसा से प्राय किसी धार्मिक, राष्ट्रीय या प्रियजन की मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए रचनाबद्ध किया जाता रहा है। उर्दू साहित्य में मर्सिया लेखन उपरोक्त परिभाषा के अतिरिक्त एक ऐतिहासिक घटना से संबंधित विषय के चित्रण पर भी अति करुणाजनक एवं वेदनादायक ढंग में लिखे जाते रहे। फारसी साहित्य के अनुकरण में केवल काव्य रूपों का ही स्थानांतरण ईरान से हिंदुस्तान में नहीं हुआ, बल्कि सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से संबंधित विषयों का संचार भी साहित्य के माध्यम से हिंदुस्तानी साहित्य में प्रस्फुटित हुआ। करबला में पैगंबर इस्लाम के देवते इमाम हुसैन एवं उनके परिवार तथा निकट संबंधियों के साथ हुए अमानवीय व्यवहार एवं अत्याचार से संबंधित घटना पर मर्सिया लिखने की परंपरा फारसी से उर्दू में आई। मर्सिया यानी कि जब किसी को शोक पत्र लिखते होंगे ना, उसको मर्सिया लिखना कहते हैं। और ये जो है फारसी साहित्य की ये एक शैली थी जो फिर हिंदुस्तान में आई। प्रथमतः दक्षिण में स्थापित शिया संप्रदाय के मुसलमान बादशाहों के यहाँ इस काव्य रूप में पद्य रचना आरंभ हुई। अवध में इस संप्रदाय के शासकों ने जब पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त कर ली तो शिया संप्रदाय से संबंधी सभी कृतियों को प्रोत्साहन दिया गया। इनमें मर्सिया लेखन एवं पठन दोनों सम्मिलित थे। मर्सिया आरंभ में किसी नियम कायदे में सीमित नहीं था, लेकिन लखनऊ में कुछ कवियों, विशेषतः मीर जमीर, मीर हसन के पुत्र मीर खलीफ एवं मीर खुलक फसी तथा दिलगीर ने विशेष कलात्मक रूप से इस काव्य रूप को
संवारा। मीर ज़मीर ने उल्लेखित ऐतिहासिक घटना के क्रम से ही मर्सिये को क्रमबद्ध रूप प्रदान किया। इससे मर्सिया प्रबंध काव्य रूप धारण कर सांस्कृतिक एवं सामाजिक वितरण के कैनवस पर उभर आया। मीर ज़मीर के ही दो विशिष्ट शिष्य अनीस, जो कि मीर खलीक के पुत्र हैं, तथा दबीर ने आगामी समय में न सिर्फ ज़मीर के द्वारा निर्मित मर्सिये के रूप को विकास प्रदान किया, बल्कि उसे चहुमुखी बनाया। मर्सिया लेखन में उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखा उसे शीर्ष तक पहुंचा दिया। उनकी मर्सिया तिगारी का लोहा सबको मानना पड़ा। उनके बाद शायद ही कोई मर्सिया लेखक उनकी सी प्रसिद्धि प्राप्त कर पाया हो। मिर्जा ज़मीर और मीर अनीस की प्रतियोगिता एवं प्रतिद्वंदिता ने लखनऊ साहित्य केंद्र में बढ़ती हुई भोग विलासिता संबंधी विषयों पर भी एक प्रकार की रोक लगाई। वास्तवोक्त को प्रसिद्धि प्राप्त होने का एक कारण यह भी था, दूसरे अर्थों में उर्दू साहित्य का प्रभाव समाज पर भी पूर्णतः पड़ रहा था। कहा जा सकता है कि साहित्य दरबार की सीमाओं से निकलकर सर्वसाधारण का दर्पण बन रहा था। 1756 ईस्वी में लखनऊ की साहित्यिक गतिविधियों को उस समय भारी झटका लगा जब वाजिद अली शाह अख्तर को जबरन गद्दी से हटा कलकत्ता के निकट मटिया बुर्ज भेज दिया गया। अख्तर के संदर्भ में विभिन्न विचारधाराएं, जिनमें से अधिकांश निराधार एवं तर्कहीन हैं, प्रचलित की गईं। अख्तर ने मटिया बुर्ज में भी लखनवी वातावरण निर्माण करने का प्रयत्न किया। उन्होंने लखनऊ में अपनी नवाबी के काल में साहित्य एवं ललित कलाओं, विशेषतः नाटक तथा संगीत को अभूतपूर्व संरक्षण एवं प्रोत्साहन दिया। उन्होंने अनेक बंदिशें, ठुमरियां, उपरागों एवं रागनियों की रचना की। लखनऊ में मर्सिये का चलन भी उन्हीं के संरक्षण में संभव हो पाया। वास्तव में मर्सिया एक पद्य रूप में होने के अतिरिक्त नाटक के रूप में भी उभरा। ईरान में वर्तमान काल में करबला से संबंधित घटनाक्रम पर बाकायदा नाटक लिखे एवं स्टेज किए जाते हैं। इंद्र सभा उनका मशहूर नाटक था। अख्तर की 100 से अधिक रचनाएं विभिन्न धाराओं तथा विषयों पर उपलब्ध हुई। वह स्वयं कवि, लेखक, नाट्यकार, अभिनेता तथा संगीतज्ञ और नर्तक थे। उर्दू साहित्य और शिष्य परंपरा। यह बात उल्लेखनीय है कि उर्दू साहित्य के प्रथम 100 वर्ष पूर्व ही गुरु शिष्य परंपरा आरंभ हो चुकी थी। वास्तव में इनकी शुरुआत तो दिल्ली केंद्र से ही हो गई थी, जहां आरजू दर्द के अनेक शिष्य आरजू और मीरदर्द के अनेक शिष्य साहित्य के मैदान में अपने घोड़े दौड़ाते नजर आते थे। लखनऊ केंद्र के कवि भी पीछे न थे। नासिक का नाम इन महाकवियों में सबसे ऊपर है। उनके शिष्यों में वजीर, बर्क, रश्क और मुनीर थी। इसी प्रकार आतिश के शिष्यों में रिंद, संबा, नसीम, खलील, शोक आदि प्रमुख थे। इसी प्रकार इंशा और स्यादत या खां रंगी मित्र भी थे और गुरु चेले भी। रंगी के काव्य में इंशा की शैली ही झलकती है। यद्यपि उनकी कई रचनाएं हैं, लेकिन उनमें कोई स्वतंत्र शैली का उदाहरण बनने योग्य नहीं है। उनकी लिखित रेखतियां भी इंशा के ही अंदाज में है। आगामी शताब्दी में यह परंपरा साहित्य के अन्य केंद्रों में बढ़ती रही। गालिब तथा दास के अनगिनत शिष्य इसी परंपरा के द्योतक हैं। आगे है दिल्ली में उर्दू साहित्य का पुनः जागरण। 18वीं शताब्दी की समाप्ति तथा 19वीं सदी के प्रारंभ की यह दास्तान कई उतार चढ़ाव देख चुकी थी। राजनैतिक एवं सामाजिक ढांचे से साहित्य का संबंध अस्थायी नहीं होता। राजनैतिक एवं सामाजिक ढांचे से साहित्य का संबंध अस्थायी नहीं होता, यानी कि स्थायी होता है। 19वीं सदी का प्रारंभ राजनीतिक दृष्टि से उत्तर भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में सत्ता केंद्र स्थापित कर प्रथम दक्षिण तथा फिर मध्य एवं उत्तर भारत की रियासतों पर अपना साम्राज्य विस्तारवादी शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। अवध, बंगाल, बिहार के उपरांत दिल्ली पर पूर्णतः कब्जा करने के प्रारंभिक पग उठाए जा चुके थे। मुगल बादशाह की हुकूमत पालम तक भी नाम मात्र की ही थी। ऐसे नैराश्य व्यापी वातावरण में भी उर्दू साहित्य को फ़रोग़ हासिल हो रहा था। कंपनी की नई शिक्षा नीति बन रही थी। फारसी को सरकारी भाषा के दर्जे से लॉर्ड मैकाले ने पदच्युत कर दिया था। उनका यह मानना था कि स्वामी और दास की भाषा
पड़े या यह संसार के किसी साम्राज्य में नहीं हुआ। अंग्रेजों को हिंदुस्तानी लोगों के शरीर पर अंग्रेजी पोशाक जिसमें वे सिर्फ बाबू नजर आए चाहिए थी, और यह कामना फारसी के माध्यम से नहीं हो सकती थी। दिल्ली का मध्यकालीन क्लासिक काव्य, लेकिन भाषा एवं उससे जुड़ी संस्कृति की जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि उनका मूल उच्छेदन एकदम नहीं हो सकता। दिल्ली सदैव उजड़ती रही, बसती रही। दिल्ली के टिमटिमाते मुगल दरबार में वे कविगण जो दिल्ली से कूच नहीं कर गए थे या जो दिल्ली की गलियां छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, ने उर्दू साहित्य की शमा को बुझने ही नहीं दिया, बल्कि और रोशन किया। इनमें मुख्यतः जोक, मोमिन, जफर और गालिब थे। दाग अमीर तथा जलाल ने बुजुर्गों का अनुसरण किया। इनमें सर्वप्रथम शाह नसीर का उल्लेख आता है, जो दिल्ली छोड़कर लखनऊ तो गए, मगर वहां उचित स्थान, चूंकि वहां नासिक, इंशा एवं मुसहफी का वर्चस्व था, प्राप्त न हुआ, तो वापस आ गए। अंततः हैदराबाद के दीवान चंदूलाल शादा का प्रश्रय प्राप्त कर दिल्ली को छोड़ दिया। जब तक दिल्ली में रहे, शाह आलम के दरबार से जुड़े रहे। उनकी रचनाओं में भाषा क्लिष्ट, अलंकारों की भरमार तथा अधिकांश बेमेल उपमाओं की भीड़ है। शैली बनावटी है। कई बार लखनऊ रहे तो वहाँ का रंग भी उनके काव्य पर प्रधान रहा, जिससे कोई स्थायी शैली पनपने न पाई। हैदराबाद में चूंकि अच्छे कवियों का अकाल था, इसलिए उनके पहुंचने पर कवि गोष्ठियां होने लगी और उर्दू साहित्य विशेषतः पद्य को उन्नति प्राप्त हुई। शाह नसीर ने जब दरबार से दामन छुड़वाया और मीर काजिम हुसैन बेकरार ने अंग्रेज सरकार की नौकरी स्वीकृति की, तो शेख मोहम्मद इब्राहिम जोक की किस्मत खुली। उन्हें बहादुर शाह जफर का नेकट्टे यानी निकटता प्राप्त हुई। जफर ने जोक को उस्ताद के रूप में स्वीकारा। जोक नरम दिल, गंभीर मिजाज तथा खुदा से डरने वाले व्यक्ति थे। उनकी शायरी को फिराक ने पंचायती शायरी कहा, अर्थात उनके काव्य को सर्वसाधारण की स्वीकृति प्राप्त थी। गालिब की कविता दार्शनिक थी और मोमिन की रचनाएं ऐसी कि आदमी गुत्थियों में उलझा रहे और सुलझाने पर कोई आनंद भी प्राप्त ना हो। ऐसे में जोक, जिन्हें दरबारी संरक्षण भी प्राप्त था, ने उर्दू साहित्य में अपना स्थान अनेक कसीदे कहकर बनाया। हालांकि उनका स्तर सौदा के कसीदों जैसा उत्कृष्ट नहीं, मगर भाषा की दृष्टि से ये कसीदे विशिष्ट स्थान रखते हैं। जफर ने उन्हें उत्कृष्ट कसीदा रचयिता के समानार्थ खाकानी हिंद की उपाधि तथा एक गांव जागीर में दी। गजल में जोक ने भाषा एवं भाव दोनों में रंगीनी पैदा करने की सफल कोशिश की। मुहावरे और टुकड़ों ने उनके भावों को उत्कृष्ट बनाया। सूफी मत के अनेक विषयों को भी जोक ने गजल का भाग बनाया। कभी कभी जोक के गंभीर मिजाज में शोखी की झलक भी दिखाई पड़ती है। निम्नलिखित शेर उनके व्यापक चिंतन एवं सोच का द्योतक है। हंगामा गर्म हस्तिये ना पायदार का, चश्म है बर्क को के तबस्सुर शरार का। जिसे कहते हैं बहरे इश्क, उसके दो किनारे हैं, अजल नाम इस किनारे का, अबद नाम उस किनारे का। करेगा कोई इसको डिस्क्राइब? हंगामा गर्म हस्ती ए ना पायदार का। मुझे तो नहीं समझ आया ये। हंगामा गर्म हस्ती ना पायदार का, चश्म है बर्क। छोड़ो, कितना भी करेंगे ना फिर भी मतलब कहीं ना कहीं हमसे चूक हो ही जाएगी। हाँ, आगे बढ़ो क्योंकि फिर है ना, हमको तो ये याद भी नहीं रह पाएगा ये। ये ना इतना टफ है। एक्चुअली हमने लिखने भी नहीं है, क्योंकि जब समझ नहीं आएंगे तो सीखेंगे भी क्या इसको। नहीं लिख पाएंगे, वो तो कुछ थोड़े से जो इजी है ना वही थोड़ा सा दिमाग में रख लेना, बस यही लिख देंगे। ये तो बहुत मुश्किल चीज है। हाँ, वो इंसान सब सोचे मोहब्बत के लिए पैदा, फरिश्ते होते घर होते इबादत के लिए पैदा। ये तो दो लाइनें फिर भी थोड़ी समझ आ रही हैं। हुए इंसान सब सोचे मोहब्बत के लिए पैदा, यानी प्यार करने, एक दूसरे से प्रेम रखने के लिए इंसान पैदा हुए हैं। फरिश्ते होते अगर वो भगवान को, मतलब वो फरिश्ते कहलाते हैं जो भगवान को याद करते हैं। इंसान एक दूसरे से प्यार करने के लिए पैदा हुए, मतलब ये लास्ट वाली दो लाइनें ही समझ आ रही।
हकीम मोमिन खां मोमिन जोग तथा गालिब त्रियामी बिहू में कहाँ फिट होते हैं, यह सदैव चर्चा का विषय रहा। मोमिन जिनका पेशा हकीमी था, फारसी काव्य शास्त्र के वेता थे। संगीत तथा शतरंज में उनकी रुचि थी। इसका प्रभाव उनकी शायरी में भी दिखाई देता है। फारसी गद्य एवं पद्य दोनों में उनकी रचनाएं उपलब्ध हैं। मोमिन की, है ना। मोमिन जिनका